नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे जो अपनी थर्ड ईयर में सब्जेक्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी दो सब्जेक्ट्स है जिसमें अपन बात करेंगे। आज अपनी सब्जेक्ट है जो एपिडेमियोलॉजी एंड जो आईडीएम है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट के जितने भी पेपर सॉल्यूशन हैं उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। और पेपर सॉल्यूशन के अलावा लगभग इसका जैसे मान लो 60 से 70%, 60 से 70 के लगभग मान लो कि उसी में पेपर सॉल्यूशन में अपना सिलेबस कवर हो जाएगा। टोटल अपने पेपर की जो पीडीएफ है, जो अपने पेपर सॉल्यूशन की ये जो पीडीएफ रहेगी, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक मिल जाएगी। ऐप में आप जैसे ही जाओगे, ऊपर 3 लाइन है, 3 लाइन पे क्लिक करना, उसमें एक ऑप्शन आएगा फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल में आपको अवेलेबल हो जाएगी पैथोलॉजी की कंप्लीट पीडीएफ। और इसके साथ ही इसके नोट्स हैं जो कि हैंड रिटन है, वो मिल जाएंगे आपको। और जो इसमें कवर नहीं होगा वो बाकी जो हैंड रिटन जो पीडीएफ है उसमें कवर हो जाएगा। दोनों पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है। ऐप की लिंक से ऐप को डाउनलोड करना और इसके बाद में 3 लाइन पे जाना और वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। और जो आपके साथी है जिनको इस क्लास के बारे में नहीं पता है कि सेकेंड ईयर के लिए भी पेपर सॉल्यूशन हो रहे हैं और थर्ड ईयर के लिए भी हो रहे हैं, तो सभी साथियों को जो सेकेंड ईयर में हो, सेकेंड ईयर वालों स्टूडेंट्स को भी शेयर करना है और थर्ड ईयर वालों को भी करना है। इसके साथ ही फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी अपने ऐप पर अवेलेबल है, तो उन स्टूडेंट्स को भी आप गाइड जरूर करें। तो साथियों, आज की अपनी सब्जेक्ट है उसकी ओर चलते हैं बिना देरी किए हुए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो वो सबसे पहले आपके पास आए। कोई भी क्लास अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास जरूर पहुंचे, क्योंकि अपन एक क्लास नहीं, टोटल जो अपनी क्लासेस है वो क्लासेस अपन अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। देखो साथियों, सबसे पहले अपन 2022-23 का पेपर देखेंगे। इसके साथ ही मैं बता देता हूं अपनी जो सब्जेक्ट है इसमें अपने को पढ़ना किसके बारे में है। साथियों, अपने को मेनली पढ़ना है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। मतलब आप सभी को पता है कि जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स में डिजीज बहुत ज्यादा होती है। और कोई भी मान लो डिजीज है किसी फसल में, 1-2 बीमारी तो ऐसे मिल जाएगी कि हर क्रॉप में मिलती है, तो वो 1-2 बीमारियां उस क्रॉप के प्रोडक्शन को इफेक्टिव करती है। अब जो इफेक्टिव करती है उस इफेक्ट को कम करने के लिए, मतलब उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और उस डिजीज को प्रकोप को कम करने के लिए अपन रसायन यूज में लेते हैं, ज्यादातर केमिकल्स यूज में लेते हैं। तो उनको कम करने के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका है जो कि डिजीज को कम करता है, डिजीज का मैनेजमेंट करता है, जिसमें अपन सभी प्रकार की केमिकल्स ही नहीं, केमिकल्स का कम से कम यूज में लेते हैं और बाकी सभी विधियों के द्वारा अपन क्या करते हैं, डिजीज का मैनेजमेंट करते हैं। ये तो आईडीएम हो गया। एक पार्ट है एपिडेमियोलॉजी। ये होता है जो पादप महामारी होती है। मतलब महामारी किसे बोलते हैं? जो एक बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत बड़े नुकसान के साथ में फैलती है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया मान लो कि ये एरिया है, अब इस एरिया में वो बीमारी फैलेगी, बहुत बड़ा एरिया होगा और बहुत बड़े नुकसान के साथ। इससे नुकसान भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसके साथ फैलेगी। इसको क्या बोलते हैं? एपिडेमियोलॉजी। तो अपनी सिलेबस है, अपना जो सब्जेक्ट है, इसके 2 पार्ट है, एपिडेमियोलॉजी एंड आईडीएम। तो उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। देखो साथियों, सबसे पहले 2022-23 के पेपर की डेफिनेशन की चर्चा करेंगे। बायो कंट्रोल की बायो कंट्रोल क्या होता है? सबसे पहले अपने को क्या देखना है, बायो कंट्रोल क्या होता है। बायो कंट्रोल क्या होता है? किसी भी रोग के नियंत्रण के लिए अपन जब सूक्ष्म जीवों का यूज करते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? बायो कंट्रोल या जैविक नियंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो कंट्रोल या जैविक नियंत्रण कहते हैं। किसी भी रोग के नियंत्रण के लिए सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक और जैव एजेंट्स, अदर बायो एजेंट्स, इनका उपयोग करते हैं ना, किसके लिए?
किसी रोग के, कोई भी रोग के लिए उसको नियंत्रण करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए अगर सूक्ष्म जीवों का यूज करें, जैसे बैक्टीरिया वगैरह बायो एजेंट्स अदर्स आ जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, बायो कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, बायो कंट्रोल कहते हैं। इसके बाद में है स्पोर्डिक, मतलब छुटपुट रोग क्या होता है। ये जो स्पोर्डिक है ये क्या है, ये अपना है ग्रीक वर्ड, कौन से वर्ड से लिया गया है, कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वे रोग जो अनियमित अंतरालों पर, किस पर, अनियमित अंतरालों पर कभी कभार या यदा कदा प्रकट होते हैं। मतलब अनियमित मतलब अंतराल के साथ में, जैसे मान लो इस साल हुआ, अगले साल नहीं हुआ, फिर अगले साल आता है, मतलब अंतरालों पर, अनियमित अंतरालों पर, और कभी कभी क्या होते हैं, ये प्रकट होते हैं। तो ऐसे रोग क्या कहलाते हैं, स्पोर्डिक डिजीज कहलाती है या छुटपुट रोग कहलाते हैं। ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जैसे एग्जांपल देखें तो पाउडरी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो, मतलब आम का पाउडरी मिल्ड्यू रोग, ये कौन सा डिजीज है, स्पोर्डिक डिजीज। अब इसके बाद में देखो जो अपनी है पादप महामारी किसे कहते हैं, पादप महामारी किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखो। विज्ञान की वह शाखा, मतलब एपिडेमियोलॉजी किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप महामारियों का, एक तो पादप महामारियों का और इसके साथ ही इनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। मतलब विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पादप महामारी एंड इसको इफेक्ट करने वाले कारकों का जहां पर अध्ययन किया जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं, पादप महामारी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, पादप महामारी कहते हैं, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, पादप महामारी, और इसके अलावा जो इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है उनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में है देखो डिजीज पिरामिड, कि डिजीज पिरामिड किसे कहते हैं। डेफिनेशंस है किसी पैथोजन द्वारा, कोई भी पैथोजन या रोगजनक है, पैथोजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रोगजनक, किसी पैथोजन द्वारा पौधों को पहुंचाई जाने वाली क्षति का वर्णन। मतलब अगर कोई अपना क्या है, अपना कोई भी पैथोजन है, पैथोजन क्या कर रहा है, पौधे को हानि पहुंचा रहा है, क्या पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, और इसका जो वर्णन होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, डिजीज पिरामिड। क्या कहते हैं साथियों, डिजीज पिरामिड। टोटल वर्णन को किससे दर्शाते हैं अपन, डिजीज पिरामिड से। किससे, डिजीज पिरामिड से। अब इसके बाद में है इराडिकेशन। क्या होता है, इराडिकेशन प्रिंसिपल्स ऑफ जो आईडीएम है इसके अंतर्गत आता है। देखो इराडिकेशन क्या होता है, किसी क्षेत्र में रोगजनक के स्थापित, मतलब किसी भी क्षेत्र में कोई रोगजनक है, कोई क्या है, पैथोजन है, उस पैथोजन को मान लो वो स्थापित हो गया, उस रोग को उस क्षेत्र से हटाना। जैसे मान लो ये गेहूं की फसल है, सही, ये गेहूं की फसल है, यहाँ पर रोली रोग आ गया। क्या आ गया, रोली रोग आ गया। रोली रोग का जो भी कारक है, जो भी पैथोजन है, वो अटैक कर दिया गेहूं की फसल पर। अब उसको अटैक तो कर दिया, पर अब इसको हटाना ही क्या कहलाता है, इराडिकेशन। क्या कहलाता है साथियों, इराडिकेशन। इसके बाद में है अंतर। देखो अंतर है हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस और वर्टिकल रेसिस्टेंस में अंतर। किसमें है, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस और वर्टिकल रेसिस्टेंस में अंतर। देखो किसी भी पैथोजन के सभी, मतलब कोई भी मान लो अपना क्या है, पैथोजन है, अब पैथोजन है, उस पैथोजन के लिए प्रतिरोधकता, देखो ध्यान से समझना इसको, एक तो है हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस और एक क्या है अपना वर्टिकल रेसिस्टेंस। अब देखो, अब अपना किसी भी, ये जो हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस है और एक क्या है जो वर्टिकल रेसिस्टेंस है, ये तो क्या करता है, सभी जो पैथोजन होते हैं, पैथोजन के जो सभी अवयव, सभी जीन होते हैं, सभी उसके टाइप्स होते हैं, उन सभी के प्रति क्या दर्शाता है, प्रतिरोधकता या रेसिस्टेंस दर्शाता है। ये स्पेसिफिक, मतलब एक विशेष के लिए ही क्या दर्शाएंगे, प्रतिरोधकता दर्शाएंगे।
अब इसके बाद में देखो आगे हैं इसे यूनिफॉर्म या नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो अपना हॉरिजॉन्टल है इसको यूनिफॉर्म या नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। हॉरिजॉन्टल को और वर्टिकल को डिफरेंशियल या स्पेसिफिक के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद में देखो दो अंतर देख लिए। तीसरा अंतर है यह बहुत सारे जो माइनर जीन्स होते हैं, कौन से माइनर जीन्स होते हैं, इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। माइनर जीन्स के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और यह कुछ मेजर जीन्स के द्वारा ही क्या किया जाता है, कंट्रोल की जाती है। जो अपनी वर्टिकल रेसिस्टेंस है ये किसके द्वारा, मेजर जीन्स के द्वारा। और ये जो अपना है हॉरिजॉन्टल ये किसके द्वारा, माइनर जीन्स के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ये अपना हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस और जो वर्टिकल रेसिस्टेंस था इन दोनों में अंतर था। इसके बाद में है पॉलीसाइक्लिक डिजीज और मोनोसाइक्लिक डिजीज में अंतर। किसमें है साथियों, पॉलीसाइक्लिक और मोनोसाइक्लिक डिजीज में अंतर। देखो पैथोजन प्रति मौसम में एक से अधिक बार इन्फेक्शन का कारण बनता है। मतलब जैसे मान लो एक सीजन है, कोई भी शरद ऋतु मान लो, शरद ऋतु में अगर कोई पैथोजन कोई रोग कारक एक से ज्यादा बार इन्फेक्शन फैलाता है फसल में, एक से ज्यादा बार क्या फैलाता है, इन्फेक्शन फैलाता है, किसमें, संक्रमण फैलाता है फसल में, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पॉलीसाइक्लिक। और इसमें क्या फैलाएगा, एक बार ही संक्रमित करेगा फसल को, ओनली एक बार, एक सीजन में ओनली एक मौसम में एक बार ही क्या करेगा, इन्फेक्टेड करेगा फसल को। इसे क्या कहते हैं, मोनोसाइक्लिक डिजीज। क्या कहते हैं साथियों, मोनोसाइक्लिक डिजीज। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में दूसरा अंतर है पॉलीसाइक्लिक में, इससे प्राइमरी या सेकेंडरी इनोकुलम शामिल होते हैं। इसमें प्राइमरी इनोकुलम भी शामिल होता है और सेकेंडरी इनोकुलम दोनों सम्मिलित होते हैं। और इसमें जो अपना मोनोसाइक्लिक डिजीज होते हैं उसमें ओनली जो प्राथमिक निवेश द्रव्य होता है, प्राइमरी इनोकुलम होता है, वो ही शामिल होता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है प्राइमरी इन्फेक्शन पैथोजन द्वारा। मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन पैथोजन द्वारा नियमित संरचनाएं जैसे माइसीलियम स्क्लेरोसिया और स्यूडोस्क्लेरोसिया द्वारा, वह सेकेंडरी इन्फेक्शन एसेक्सुअल स्पोर्स द्वारा होता है। मतलब जो अपनी पॉलीसाइक्लिक डिजीज होती है इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन तो किसके द्वारा होता है, माइसीलियम और इसके अलावा स्क्लेरोसिया, स्यूडोस्क्लेरोसिया द्वारा होता है। और सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होता है, द्वितीय संक्रमण होता है, जैसे अपन ने देखा था ना, एक से ज्यादा संक्रमण करता है, द्वितीय संक्रमण होता है एसेक्सुअल स्पोर्स द्वारा। किसके द्वारा, एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा। इसके बाद में देखो अपनी है पॉलीसाइक्लिक डिजीज। कौन सी है, पॉलीसाइक्लिक डिजीज। इसमें देखो, इसमें इन्फेक्शन पैथोजन के द्वारा उत्पन्न जो स्पोर्स होते हैं उनके द्वारा होता है। पैथोजन के द्वारा जो स्पोर्स उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा कौन सा होता है, पॉलीसाइक्लिक होता है। अब इसके बाद में देखो आगे, इसके बाद में देखो अंतर में देख लो, डिजीज कौन सी है पॉलीसाइक्लिक, अर्ली और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, व्हीट रस्ट और बीन रस्ट, ये तो किसके हो जाएंगे, पॉलीसाइक्लिक के। इसके बाद में देखो स्पोर्स मर्दा में ओवर सीजनिंग अवस्था में रहते हैं। कौन सी अवस्था में रहते हैं, ओवर सीजनिंग अवस्था में रहते हैं। और इसके बाद में देख लो, इसमें है फ्यूजेरियम विल्ट। क्या हो जाएगा, फ्यूजेरियम विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट कौन सी डिजीज हो जाएगी, मोनोसाइक्लिक। अब इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है अपना, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा है डिस्क्राइब, मतलब इसमें अपने को किसके बारे में बताना है, प्रिंसिपल्स ऑफ आईडीएम। आईडीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। क्या होता है साथियों, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड जो डिजीज मैनेजमेंट है इसके प्रिंसिपल्स, मतलब अपने को देखना है कि कोई भी अपने को डिजीज मैनेजमेंट करना है तो उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। इसके प्रिंसिपल्स देखो साथियों, सबसे पहले है अवॉइडेंस। सबसे पहले क्या है, अवॉइडेंस। इसके बाद में है एक्सक्लूजन। इसके बाद में है इराडिकेशन, प्रोटेक्शन, रेसिस्टेंस और थेरेपी। मतलब हिंदी में बात करें तो वर्जन,
फिर है बहिष्करण, फिर है उन्मूलन, बचाव और प्रतिरोधकता और उपचार। ये 6 प्रकार के क्या है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ आईडीएम हैं। शायद अगर आपने पढ़ी हो 12th में एग्रीकल्चर बायोलॉजी, उसमें ये सारे प्रिंसिपल्स दे रखे हैं डिटेल से। पढ़ी तो होगी पर भूल गए होंगे शायद। देखिए इसके बाद में है अवॉइडेंस के बारे में डिटेल से दिया गया है। इसमें देखो अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है। अवॉइड मतलब बचाना, अवॉइड मतलब बचाना। कोई भी डिजीज आ रही है उससे पहले क्या करो, आप उसको बचाने की कोशिश करो, बचाव के उपाय करो। इस सिद्धांत के अंतर्गत परपोषी को रोगजनक के संपर्क में आने से क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, बचाया जाता है। इसके बाद में देखो इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपाय सम्मिलित होते हैं। जियोग्राफिकल एरियाज मतलब कोई भी अपना भौगोलिक क्षेत्र है उसमें आने से अपन क्या करते हैं, रोकते हैं। डिजीज को आने से क्या करते हैं, रोकते हैं। इसके बाद में सिलेक्शन ऑफ फील्ड मतलब कोई अपना फील्ड है उस फील्ड को बचाव करते हैं। एक फील्ड का मतलब जैसे मान लो अगर बड़े स्तर पर बचाव करें तो एक जियोग्राफिकल एरिया आ जाएगा, अगर छोटे स्तर पर बात करें तो सिलेक्शन ऑफ फील्ड आ जाएगा। इसके बाद में सिलेक्शन ऑफ वैरायटी, अगर और भी छोटे भाग पर करें तो सिलेक्शन ऑफ वैरायटी, सिलेक्शन ऑफ सीड प्लांटिंग मटेरियल, और इसके बाद में डीप सोविंग करें और रेसिस्टेंट वैरायटी यूज में लेवे। तो ये क्या हो जाएगा, अवॉइडेंस मतलब किसी भी डिजीज से बचाना, अपनी क्रॉप को किसी भी डिजीज से बचाना। अब इसके बाद में देखो आगे है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है बहिष्करण। देखो इस सिद्धांत के अंतर्गत किसी बाह्य रोग, कोई बाह्य रोग है, इसको नए क्षेत्र में प्रवेश करने से वह स्थापित होने से रोका जाता है। जैसे साथियों, जैसे मान लो कहीं पर कोई दूसरे राज्य में, मान लो दूसरे जिले में, मान लो दूसरे देश में, मान लो अब वहां पर कोई डिजीज है तो वहां से आप कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट ऐसी चीजें मत करो जिनके साथ में कोई रोग आए, कोई डिजीज आए, कोई बीमारी आए। तो अपने को बहिष्करण, एक्सक्लूजन में इसी चीज का ध्यान रखा जाता है कि कोई बाह्य रोगों का नए क्षेत्र में इंपोर्ट नहीं होने चाहिए। देखो इसमें सीड ट्रीटमेंट अपने को करना चाहिए। कोई भी वेराइटी लाते हैं सीड ट्रीटमेंट करो, सर्टिफिकेशन सीड लाओ। इसके बाद में प्लांट क्वारंटाइन मतलब इसका मतलब होता है कि बाहर से कोई भी ला रहे हैं ना, कोई भी वेराइटी ला रहे हैं तो उसको कुछ समय के लिए क्या रखो, क्वारंटाइन रखो। इसके बाद में देखो क्रॉप इंस्पेक्शन मतलब जो भी क्रॉप अपन ला रहे हैं, कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं तो उसका बार बार क्या करो, निरीक्षण करो। पैथोजन फ्री स्टॉक्स मतलब इसका मतलब होता है कि कोई भी अपन स्टॉक्स, कोई भी सामग्री अपन काम में ले रहे हैं, किसमें, बुआई में, तो बुआई में जो सामग्री अपन यूज में ले रहे हैं ना, वो सामग्री कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए फ्री फॉर, किसके लिए, पैथोजन के लिए, रोगजनक से क्या होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। इसके बाद में है इराडिकेशन। इराडिकेशन का मतलब क्या होता है, अब जो रोग था वो रोग अपनी फसल में तो आ गया, फसल में आ गया मतलब अब उसको क्या करना है, अब उसको हटाना है, मतलब उस रोग को क्या करना है, दूर करना है। तो इसको क्या बोलते हैं, इराडिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इराडिकेशन बोलते हैं। इसमें कल्चरल मेथड यूज में लेते हैं और फिजिकल मेथड यूज में लेते हैं, बायोलॉजिकल मेथड यूज में लेते हैं और केमिकल मेथड से यूज में लेते हैं। इसके बाद में देखो प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार पौधों को संक्रमित या रोगग्रस्त होने से पहले ही बचाने के उपाय करते हैं। जैसे मान लो अपन मैं बाजरे की क्रॉप लगा रहा हूं, अब मैं जो बाजरे की क्रॉप लगा रहा हूं तो अब मेरे को भविष्य के लिए पहले ही उपाय करना चाहिए कि अगर उसमें कोई अर्गट रोग होगा तो मैं पहले ही उसको बीज उपचारित करके उसको लगाऊंगा, मतलब सीड ट्रीटमेंट करेंगे और एनवायरमेंटल चेंजेस का ध्यान रखेंगे। इसके बाद में है रेसिस्टेंस, मतलब क्या होता है, कोई भी क्रॉप है, जैसे मान लो बाजरे में अर्गट हमेशा होता है, बाजरे में अर्गट हमेशा होता है, गेहूं में रोली रोग होता है, तो उससे रेसिस्टेंट वेराइटी तैयार कर लो, उस प्लांट में उनके प्रति प्रतिरोध उत्पन्न कर दो, तो ये क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। फिर इसके बाद में है थेरेपी। देखो
रोगी पौधों का। अब मान लो रोग अपने जो क्रॉप है उसमें फैल गया, अब उसका क्या करना है, इलाज करना है। तो रोग की तीव्रता को अपने को क्या करना है, कम करना है। इसके अंतर्गत केमोथेरेपी आ जाएगी, थर्मोथेरेपी आ जाएगी और प्रूनिंग आ जाएगी और सर्जरी आ जाएगी। इनके द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, अपन कोई भी डिजीज होती है उसको क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ आईडीएम। क्या है साथियों, प्रिंसिपल्स ऑफ आईडीएम। अब इसके बाद में है मैकेनिज्म ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। मतलब अब सीधी सी मतलब है कि बायो कंट्रोल तो अपन ने देखा था साथियों। बायो कंट्रोल क्या होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों का यूज किस में लेते हैं, डिजीज को मैनेजमेंट करने में। किसको, डिजीज को मैनेजमेंट करने के लिए। देखो अब अपने को इतना पता है कि अपन जो बायो कंट्रोल है उनका यूज किस में लेते हैं, कोई भी डिजीज है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब अपने को बायो कंट्रोल, बायो एजेंट्स होते हैं उनका पता भी है कौन कौन से होते हैं, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। अब उनके द्वारा जो कंट्रोल करने की क्या है, उनकी मैकेनिज्म है, उनकी जो क्रियाएं हैं, मोड ऑफ एक्शन है, उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। देखो वे सूक्ष्म जीव जिनका उपयोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने, मतलब जो हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं, रोग फैला रहे हैं, उनको नष्ट करने के लिए किया जाता है, उनको क्या कहते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट का उपयोग करते हैं अपन जो भी, तो उस समय की जो क्रियाविधि है, मतलब मैकेनिज्म है, उसके मेन फैक्टर हैं 7। कितने हैं, मेन 7 फैक्टर हैं। पहले इनके नाम देखो फिर इनके डिटेल से देखते हैं। पहला है एंटीबायोसिस। पहला क्या है साथियों, एंटीबायोसिस। फिर है सिम्बायोसिस, फिर है कंपटीशन, फिर इसके बाद में है माइकोपैरासिटिज्म, और इसके बाद में है म्यूटालिज्म, इसके बाद में है कमेंसलिज्म, इसके बाद में है एंटागोनिज्म। क्या है साथियों, एंटागोनिज्म। इनका हिंदी में भी अर्थ समझेंगे और इनकी प्रोसेस भी देखेंगे कि क्या प्रोसेस होती है, ये क्या क्रियाएं होती है, इनके मैकेनिज्म। देखो अब सबसे पहले है एंटीबायोसिस। क्या है, एंटीबायोसिस की एंटीबायोसिस होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखो वह प्रक्रिया जिसमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब एक प्रोसेस है जिसमें क्या किए जाते हैं, इस प्रक्रिया में कोई सूक्ष्म जीव है, इसके द्वारा क्या किए जाते हैं, ऐसे टॉक्सिन्स, मतलब ऐसा जहर उत्पन्न किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, जो अदर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। देखो साथियों एंटीबायोसिस का मतलब होता है कि कोई सूक्ष्म जीव है, वो सूक्ष्म जीव एक ऐसा पदार्थ क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जो कि क्या करेगा, अन्य सूक्ष्म जीव पर जो हानिकारक है उस पर हानिकारक प्रभाव डालेगा और उसकी वृद्धि को क्या कर देगा, रोक देगा। तो ये क्या होता है, एंटीबायोसिस होता है। और अपना मेन बेसिक पॉइंट क्या था, मैकेनिज्म ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। तो ये भी मैकेनिज्म ही तो है। इसमें क्या बता रहा है, एंटीबायोसिस, मतलब वो क्या कर रहा है, एक सूक्ष्म जीव के द्वारा उत्पन्न जो पदार्थ है, स्रावित जो पदार्थ है, वो दूसरे सूक्ष्म जीव की क्या कर रहा है, वृद्धि रोक रहा है। इसके बाद में है सिम्बायोसिस। क्या है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में देखो इस प्रक्रिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक दूसरे को परस्पर लाभ पहुंचाते हैं तथा एक साथ रहते हैं। मतलब दोनों सिम्बायोसिस में 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, दोनों आपस में हानि नहीं पहुंचाते हैं, दोनों आपस में लाभ पहुंचाएंगे, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इस मैकेनिज्म को सिम्बायोसिस कहते हैं। फिर इसके बाद में है कंपटीशन। क्या है साथियों, कंपटीशन। देखो इस बायो कंट्रोल एजेंट्स में, मतलब इस बायो कंट्रोल कंपटीशन की जो ये क्रिया है, इसमें इस बायो कंट्रोल एजेंट्स में 2 एजेंट्स बैक्टीरिया व फंगस, मतलब क्या होते हैं साथ में, एक तो बैक्टीरिया होता है, एक क्या होता है, फंगस होता है। फंगस का यूज करने पर दोनों एजेंट्स, जो दोनों एजेंट्स है कौन कौन से, एक तो बैक्टीरिया एक फंगस है, इनमें जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर और मिनरल्स, किस किस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए और
इसके अलावा अदर जो मिनरल्स होते हैं इनके लिए इनमें क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है या कंपटीशन होता है, तथा प्रभावी एजेंट अधिक अवशोषण करता है। इसमें जो प्रभावी एजेंट्स होता है, इफेक्टिव एजेंट्स होता है, वो क्या करता है, अवशोषण करता है अधिक मात्रा में वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद में है नेक्स्ट एंटागोनिज्म। क्या है साथियों, एंटागोनिज्म। देखो इस प्रक्रिया में दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या रहते हैं, दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, परंतु इनमें से एक अधिक प्रभावशाली होता है। एक क्या होता है, अधिक प्रभावशाली रहता है, और इसके अलावा दूसरा होता है वो क्या होता है, कम प्रभावशाली होता है। सही। और इसमें जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या करता है, कम प्रभावशाली का क्या करता है, विरोध करता है और उसकी ग्रोथ को रोक देता है। सीधी सी बात है, दो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक प्रभावशाली है, एक कम प्रभावशाली है। ये इसकी ग्रोथ को क्या करेगा, प्रभावित करके उसकी ग्रोथ को क्या कर देगा, रोक देगा। इसको क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म। क्या कहते हैं साथियों, एंटागोनिज्म। इसके बाद में है नेक्स्ट माइकोपैरासिटिज्म। क्या है, माइकोपैरासिटिज्म। अब इसमें देखो, इस प्रक्रिया में एक कवक दूसरे कवक पर किसके रूप में रहता है, परजीवी के रूप में रहता है। इस प्रक्रिया में एक कवक दूसरे कवक पर कैसे रहता है, परजीवी के रूप में रहता है। और इसके अलावा कवक तब तक जीवित रहता है, जो कवक है तब तक जीवित रहता है जब तक परजीवी से इसे पोषण प्राप्त होता रहता है। मतलब दो इसमें कवक रहते हैं, दो कवक में से एक कवक दूसरे पर क्या रहेगा, आश्रित रहेगा। और कब तक रहेगा, जब तक वो जीवित रहता है, जब तक वो पोषण देता रहता है, परजीवी। अब इसके बाद में देखो म्यूटालिज्म। म्यूटालिज्म में क्या होता है, इस प्रक्रिया में दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने, दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं। कैसे रहते हैं, दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों को आपस में क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। इसको बोलते हैं म्यूटालिज्म। इसके बाद में है कमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दो या दो से अधिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो क्या रहते हैं, आपस में साथ में रहते हैं, परंतु इसमें से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाभ और एक को न लाभ व न हानि होती है। मतलब जैसे मान लो दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनमें से एक को तो क्या होगा, लाभ होगा, और एक को न ही तो लाभ होगा न ही हानि होगी। ये मैकेनिज्म ऑफ जो बायो कंट्रोल एजेंट्स थे उनकी मैकेनिज्म अपन ने देख ली है। इसके बाद में अपन देखते हैं केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ आईडीएम। मतलब साथियों अपने को देखना है जो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है, इसके केमिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे अपने को पता है जो आईडीएम है, आईडीएम में अपन होस्ट रेसिस्टेंस मान लो, इसके अलावा कल्चरल प्रैक्टिसेस, फिजिकल प्रैक्टिसेस, इसके अलावा अपन केमिकल प्रैक्टिसेस, केमिकल कंट्रोल भी करते हैं। तो केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ आईडीएम क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ आईडीएम में सबसे पहले हैं फंजीसाइड। सबसे पहले अपन क्या यूज में लेते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स में फंजीसाइड यूज में लेते हैं। इनको देखो, ये किसका नियंत्रण करते हैं, ये फंगस का, कवक का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ये रसायन कवक रोगों को नियंत्रित करने के लिए, ये रसायन कवक रोगों को नियंत्रित करने के लिए निर्मित किए गए हैं। मतलब जो कवक के द्वारा उत्पन्न जो भी रोग होते हैं उनको नियंत्रण कौन करता है, मैनेजमेंट कौन करता है, फंजीसाइड। फंजीसाइड जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हो, मैनकोजेब हो गया, प्रोपिकोनाजोल हो गया, इसके अलावा एजोक्सीस्ट्रोबिन हो गया। ये क्या करते हैं, ये फंजीसाइड जो फंगस के द्वारा जो भी बीमारियां होती है, जो भी डिजीज होती है, उनका नियंत्रण करता है। पहला कंपोनेंट कौन सा हो गया, फंजीसाइड। इसके बाद में है दूसरा इंसेक्टिसाइड। दूसरा कौन सा है साथियों, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में देखो इन रसायनों का निर्माण, जो ये रसायन है इनका निर्माण उन कीटों के नियंत्रण के लिए किया गया है। मतलब इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है इंसेक्ट को कंट्रोल करना।
अब आप सभी को पता है कि अपन इंसेक्टिसाइड यूज किसके लिए करेंगे, जो क्रॉप को हानि पहुंचा रहे, जो इंसेक्ट क्रॉप को हानि पहुंचा रहे हैं उनके नियंत्रण के लिए इंसेक्टिसाइड का यूज लेंगे। अब इसके बाद में है डिजीज को फैलाने में योगदान करते हैं उन इंसेक्ट का क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। पायरेथ्रोइड्स और इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फेट और नियोनिकोटिनॉइड्स, क्या है नियोनिकोटिनॉइड्स, ये क्या है, ये अपने हैं इंसेक्टिसाइड। कौन से हैं, इंसेक्टिसाइड जो ओनली इंसेक्ट्स का क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसके बाद में है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड क्या करते हैं, हर्बिसाइड ओनली किसका कंट्रोल करते हैं, ये ओनली जो खरपतवार। अब आप सभी को पता है खरपतवारों में जो खरपतवार होती है ना, खरपतवार में आपने देखा होगा खरपतवारों में भी इंसेक्ट वगैरह और बीमारियों के जो पैथोजन वगैरह है वो उपस्थित होते हैं। तो हर्बिसाइड किसके लिए यूज लेते हैं, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। देखो इन रसायनों का यूज उन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किया जाता है जो डिजीज को फैलाने में क्या होती है, सहायक होती है। मुख्यतः प्रयोग लिया जाने वाला जो हर्बिसाइड है वो कौन सा है, ग्लाइफोसेट। कौन सा है साथियों, ग्लाइफोसेट। इसके बाद में है बैक्टीरिसाइड्स। बैक्टीरिसाइड क्या होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, इनके द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है। देखो बैक्टीरियल डिजीज को, जो जीवाणु के द्वारा फैलती है, उस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए इन रसायनों का यूज किया जाता है। इनमें मुख्यतः कॉपर बेस्ड कंपाउंड सम्मिलित होते हैं। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में आ जाएंगे पीजीआर। पीजीआर का मतलब क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या होते हैं, पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इनका प्रयोग पौधों के प्राकृतिक रक्षा तंत्र को बढ़ाने व समस्त पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज किसके लिए करते हैं, उनका जो प्राकृतिक रक्षा तंत्र है, रोगों के प्रति लड़ने की जो क्षमता है वो कौन बढ़ाता है, वो बढ़ाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डिजीज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एडिफाइटिक। मतलब जो अपनी पादप महामारी विज्ञान है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं साथियों। देखो साथियों, अब अपने को देखना है कंपोनेंट्स, मतलब जो अपनी पादप महामारी विज्ञान है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसमें कौन कौन से अवयव है। अब देखो आपको पता है कि एक प्लांट है, अब इसमें अपन पढ़ रहे किसके बारे में है, एक कोई अपना क्या है, प्लांट है। उस प्लांट में एक बीमारी फैल रही है, जैसे अपन समझ लेते हैं इसको एक बार। देखो एक अपना क्या है, प्लांट है। अब इसमें कोई पैथोजन आता है, क्या आता है, कोई पैथोजन आता है, वो इस प्लांट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसको क्या बोलेंगे, होस्ट प्लांट। एक क्या हो गया, पैथोजन हो गया, जो रोग को पहुंचा रहा है, जो रोग उत्पन्न कर रहा है। इसके अलावा एक अपना प्लांट हो गया, इसको होस्ट प्लांट बोलते हैं। और इसके अलावा हो जाएगा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है। अब देखो कोई भी पैथोजन है, वो पैथोजन वायुमंडल जो अपना वातावरण है, वातावरण की जो परिस्थितियां उसको अनुकूल लगेगी, उस टाइम इस पौधे पर क्या करेगा, अटैक करेगा। ये क्या है, होस्ट प्लांट है। तो ये मेनली इसके क्या है, कंपोनेंट्स है। मतलब एक पौधे में बीमारी फैल रही है, उसमें कौन कौन सी चीजें सम्मिलित है, पैथोजन, होस्ट प्लांट और इन्वायरमेंट। कैसे, जैसे कोई पैथोजन है वो अटैक कब करेगा, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। फेवरेबल कंडीशन कौन देगा, इन्वायरमेंट। और किस पर अटैक करेगा, होस्ट प्लांट पर। किस पर करेगा, होस्ट प्लांट पर।
अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में अपने को देखना है इसमें देखो, अब अपने को देखना है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के बारे में वैसे मैंने बात कर ली। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है पैथोजन। पैथोजन क्या करता है? कोई भी जैविक या अजैविक कारक हो सकता है जिसके कारण एक प्लांट में डिजीज उत्पन्न हो रही है, उसको क्या कहते हैं? पैथोजन या रोगजनक। क्या कहते हैं? पैथोजन या रोगजनक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पैथोजन या रोगजनक कहते हैं। जो क्या करवा रहा है, जो बीमारी उत्पन्न कर रहा है, जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया और विषाणु हो गया, ये क्या हो जाते हैं? पैथोजन। इसके अलावा जो पैथोजन जो अपना रोगजनक है, वो रोगजनक कौन से प्लांट पर, कौन से पौधे को इफेक्ट कर रहा है और उसको रोगी बना रहा है, उसमें रोग फैला रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? होस्ट प्लांट। जिस पर अटैक करता है और उसको रोगी बनाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है होस्ट प्लांट। क्या कहलाता है? होस्ट प्लांट। इसके अलावा इन्वायरमेंट में जो कंडीशन, मतलब जैसे मान लो पैथोजन है, पैथोजन खुद की भी तो ग्रोथ करेगा ना, उसमें प्रजनन भी होता है, सब कुछ होता है। तो अब जो अपना पैथोजन है, पैथोजन को मतलब अपनी संख्या में ग्रोथ करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए, तो वो फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी कंपोनेंट्स। पहला कौन सा हो गया? पहला पैथोजन हो गया, दूसरा होस्ट प्लांट हो गया, तीसरा कौन सा हो गया? अपना इन्वायरमेंट हो गया। इसके बाद में है वेक्टर। क्या है? वेक्टर। अब देखो वेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो अभी जो पैथोजन है, पैथोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई वाहक भी तो होना चाहिए, जो कि एक स्थान से पौधे तक, मतलब जो पैथोजन जहां पर स्थित है वहां से पौधे तक पहुंचाने के लिए वेक्टर ही तो कार्य करेगा। तो ये भी क्या है? कंपोनेंट है। देखो ऐसे जीव जो पैथोजन को एक स्थान से, मतलब एक परपोषी से दूसरे परपोषी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनको क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। इसके बाद में है ससेप्टेबल पॉपुलेशन। देखो होस्ट प्लांट की एक उच्च सांद्रता, होस्ट प्लांट की क्या है? एक उच्च सांद्रता है। इसका मतलब होता है पॉपुलेशन, मतलब समग्र। देखो होस्ट प्लांट की एक उच्च सांद्रता जो विशिष्ट रोगजनक के प्रति संवेदनशील होती है और तथा रोग के संचरण में प्रसार में सहायक होती है। सीधा सा इसका मतलब होता है होस्ट प्लांट की ऐसी पॉपुलेशन जो कि क्या करती है? जो कि एक रोग के, एक डिजीज के प्रति क्या होती है? सहनशील होती है। और जो होस्ट प्लांट होता है उस रोग के प्रति क्या होता है? सहनशील होता है। और उसके संचरण और प्रसार में क्या होता है? ये सहायक होता है। अब इसके बाद में है रेसिस्टेंट ब्रेकडाउन। क्या है? रेसिस्टेंट ब्रेकडाउन। इसको समझो, पैथोजन्स के स्ट्रेंस का, पैथोजन के स्ट्रेंस का उद्भव होस्ट प्लांट के रेसिस्टेंस सिस्टम या मैकेनिज्म पर कंट्रोल कर सकता है। मतलब पैथोजन के जो स्ट्रेंस हैं उनका जो उद्भव है होस्ट प्लांट के रेसिस्टेंस सिस्टम या मैकेनिज्म पर क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। ये क्या है? रेसिस्टेंट ब्रेकडाउन। ये क्या होते हैं? ये अपने कंपोनेंट्स कंप्लीट होते हैं। जो IDM है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है, जो अपनी थी IDM के कंपोनेंट्स पहले देख लिया। अब अपन कौन सी देख रहे थे? एपिडेमियोलॉजी, मतलब महामारी, पादप महामारी। पादप महामारी में जो अपनी फैलती है, जो बीमारी फैलती है एक पैथोजन के द्वारा, उसमें कंप्लीट प्रोसेस में जो जो अवयव सम्मिलित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। मतलब किसके कंपोनेंट्स? पादप महामारी विज्ञान के कंपोनेंट्स। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंपॉर्टेंस ऑफ IDM। पहला क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ IDM। इसमें दो चीज पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ IDM। तो साथियों मैं सीधा सा आपको बता देता हूं कि जो अपनी IDM है, IDM का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अब इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है, इसमें जो अपना प्लांट है,
प्लांट है, प्लांट पर डिजीज फैलती है। अब उसका अपन केमिकल्स का, ओनली केमिकल्स का यूज न करके आईडीएम की तकनीकी द्वारा क्या करते हैं, डिजीज का मैनेजमेंट करते हैं। कैसे मैनेजमेंट करते हैं, जैसे मान लो होस्ट प्लांट को रेसिस्टेंस करना, कल्चरल कंट्रोल करना, बायोलॉजिकल करना, फिजिकल करना और इसके अलावा केमिकल करना, मतलब इन सभी का यूज करते हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही अपन केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, तो इसको आईडीएम बोलते हैं। अब इसमें आईडीएम का इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, आईडीएम का क्या महत्व है, महत्व ही महत्व है। एक तो वायुमंडल को, मतलब वायुमंडल में प्रदूषण कम हो रहे हैं, जो मृदा की उर्वरता है वो बनी रहती है, मतलब बहुत सारे इसका महत्व है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया कि एकीकृत जो समन्वित जो डिजीज का मैनेजमेंट होता है, समन्वित जो रोग प्रबंधन होता है, इसमें क्या होता है, सभी विधियां अपन काम में लेते हैं, कम से कम केमिकल यूज में लेते हैं। अब देखो सबसे पहले देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ आईडीएम। मतलब सबसे पहला है इफेक्टिव डिजीज कंट्रोल, मतलब इफेक्टिव डिजीज कंट्रोल हो रहा है। कोई भी डिजीज है वो क्या हो रही है, पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, उसका प्रबंधन हो रहा है, क्योंकि इसमें अपन कल्चरल कंट्रोल भी यूज में ले रहे हैं, फिजिकल भी ले रहे हैं, इसके अलावा केमिकल भी ले रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है, उसका कंप्लीट इफेक्टिव क्या हो जाता है, डिजीज कंट्रोल हो जाता है। देखो आईडीएम की विभिन्न डिजीज कंट्रोल मेथड्स के द्वारा, जैसे कल्चरल, बायोलॉजिकल, केमिकल ईटीसी का अपन यूज करते हैं और इसके द्वारा क्या करते हैं, डिजीज का मैनेजमेंट करते हैं, जिससे कंप्लीट डिजीज का क्या हो जाता है, मैनेजमेंट हो जाता है। इसके बाद में है रेड्यूस्ड, मतलब डिपेंडेंसी ऑफ ऑन पेस्टिसाइड। मतलब क्या होता है साथियों, पहले ऐसा था कुछ टाइम कि उसमें ओनली पेस्टिसाइड्स पर यूज, जैसे मान लो कोई भी अपने को बीमारी का कंट्रोल करना है तो ओनली अपन क्या करते थे, केमिकल्स देते थे, केमिकल्स देते। पर अब जो आईडीएम की ऐसी तकनीक आई है जिसके द्वारा अपन सभी विधियों का, अन्य विधियों का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, अपन कम से कम केमिकल्स का यूज करके भी रोग का प्रबंधन कर सकते हैं। मतलब जो पेस्टिसाइड्स थे इन पर डिपेंड क्या हो गया है, अब इन पर निर्भरता क्या हो गई है, कम हो गई है। क्या हो गई है, कम हो गई है। इसके बाद में है इनहैंस्ड रेसिलेंस। इसका मतलब समझो, देखो आईडीएम में कई दृष्टिकोण एकीकरण के कारण रोगों के खिलाफ फसलों या पौधों में लचीलापन बढ़ जाता है और विभिन्न विविध, मतलब जो रणनीतियां हैं उसका पैथोजन का क्या करती है, प्रतिरोध करती है। देखो इसमें क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस हो जाती है। जैसे मान लो अपन पेस्टिसाइड ही पेस्टिसाइड दे रहे हैं, अब आप पेस्टिसाइड तो दे रहे हो पर एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके प्रति प्रतिरोध हो जाएगा, फिर वो डिजीज का मैनेजमेंट ही नहीं होगा पेस्टिसाइड्स के द्वारा। तो अब इसमें ऐसी चीज नहीं है, आईडीएम के द्वारा अपन कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखो आगे ये इंपॉर्टेंस हो जाएगा। इसके बाद में है इकोनॉमिक सस्टेबिलिटी। मतलब क्या है साथियों, अब अपन जो कीटनाशक वगैरह जो भी अपन यूज में लेते थे ना, उनमें क्या होता था, आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता था। मतलब उसमें आर्थिक अपने को जो आय है वो आय कम प्राप्त होती थी फसल से, क्योंकि अधिकतर आय तो अपनी किस में लग जाती थी, जो पेस्टिसाइड वगैरह है, इंसेक्टिसाइड वगैरह है, उनमें लग जाती थी। इसलिए इकोनॉमिक सस्टेबिलिटी भी आ रही है, मतलब इसमें खर्च भी क्या लगता है, कम लगता है। इसके बाद में है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसका तो मतलब समझ ही सकते हो कि आईडीएम के द्वारा अपन केमिकल्स का यूज कम ले रहे हैं और इन्वायरमेंट को भी क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है। इसके बाद में देखो हॉलिस्टिक अप्रोच। क्या है, हॉलिस्टिक अप्रोच। देखो आईडीएम पौधों को स्वास्थ्य, पर्यावरणीय कारकों व जीवों सहित पूरी पारिस्थितिक तंत्र का विचार करता है। मतलब आईडीएम ऐसे नहीं है कि ओनली डिजीज मैनेजमेंट पर ही ध्यान देता है, वो ध्यान देता है कि जमीन को तो कोई नुकसान नहीं होगा, जो मृदा की जो उर्वरता है उसको तो कोई नुकसान नहीं होगा, इन सभी चीजों का ध्यान देता है और इसके बाद में क्या करता है, उसका मैनेजमेंट करता है। तो ये तो हो गया क्या, इसका इंपॉर्टेंस हो गया। किसका इंपॉर्टेंस हो गया, ये अपना जो डिजीज है उसका आईडीएम है उसका इंपॉर्टेंस हो गया। अब इसके बाद में अपन देखते हैं, आईडीएम का इंपॉर्टेंस तो देख लिया, अब अपने को देखना है कॉन्सेप्ट की आईडीएम है क्या। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने इंपॉर्टेंस बताया उसी से।
देखो इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीफैक्टेड स्ट्रेटेजीज होती है। मतलब इसमें क्या होता है, अपन सभी काम में लेते हैं, जैसे कल्चरल मेथड भी लेते हैं और इसके अलावा बायोलॉजिकल मेथड भी लेते हैं, केमिकल भी लेते हैं, सभी यूज में लेते हैं। पहले कल्चरल से ट्राई करेंगे, फिर बायोलॉजिकल से करेंगे, फिर केमिकल से। मतलब इन सभी से करके जो भी इफेक्टिव लगेगा, कम से कम केमिकल यूज करके अपन स्ट्रेटेजी उसकी बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसके अलावा रेसिस्टेंट वेराइटी वगैरह सब कुछ अपन यूज में लेते हैं। इसमें ऐसे नहीं कि ओनली केमिकल्स को महत्व दे रहे हैं। अब इसके बाद में एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया, इसके बाद में है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब समझो, इसमें क्या होता है, यह विशिष्ट फसलों, क्षेत्रों व पारिस्थितिक तंत्रों के क्या होता है, अनुकूल होता है। ऐसे नहीं है कि ये मान लो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, ये सभी के प्रति क्या होता है, अनुकूल होता है। अब इसके बाद में देखो प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब इसका मतलब क्या होता है, रोग फैलने की मान लो जैसे संभावना है कि अभी संभावनाएं हैं, तो उससे पहले भी अपन क्या कर सकते हैं, उसका मेजर कर सकते हैं, पहले ही उपाय देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो निराई गुड़ाई करते हैं, तो ये कल्चरल प्रैक्टिस इसके अंतर्गत आता है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स भी हो जाता है इसका। अब इसके बाद में है मॉनिटरिंग एंड अर्ली डिटेक्शन। मतलब इससे क्या हो जाता है, जो अपनी आईडीएम है, आईडीएम में क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में सबसे पहले इसको क्या रखा जाता है, फसल की पर निगरानी रखी जाती है। फसल पर निगरानी रखी जाती है, मतलब उसकी निगरानी रखेंगे ना, तो पहले ही अपन क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। जो भी डिजीज है उसकी पहचान पहले ही हो जाती है। इसके बाद में देखो रेड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब जो इन्वायरमेंटल, जो अपने पर्यावरण पर जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा था जो केमिकल्स के द्वारा, उसको भी क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। किसके द्वारा, आईडीएम के द्वारा। इसके बाद में है कोलैबोरेशन एंड एजुकेशन। देखो सूचना और शिक्षा आईडीएम को लागू करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ आईडीएम हो गया, और इसके अलावा अपन ने इंपॉर्टेंस ऑफ आईडीएम की चर्चा कर ली। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग विथ इट्स मीनिंग एंड एडवांटेज एंड मेथड। ये 2020-21 के पेपर में है, जो कि अभी अपन आगे चर्चा कर लेंगे। और साथियों मैं बता देता हूँ, इसके साथ ही मैं आपको एक पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा, जो इसमें नहीं आ रहा है, जो पेपर सॉल्यूशन में नहीं आई चीज, वो चीज उसमें आ जाएगी, और उसमें बढ़िया तरीके से आपका कंप्लीट सिलेबस है, जो इसमें नहीं आ रहा है वो चीज उसमें आ जाएगी। और दोनों पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, दोनों पीडीएफ आपको मिलेगी, ऐप की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। और आपकी जो नोटिफिकेशन, जैसे मान लो क्लास का नोटिफिकेशन एक दिन एग्जाम से पहले आता है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन या नेचर ऑफ फंजीसाइड। मतलब अपने को क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मतलब जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनका क्लासिफिकेशन देखना है। किसका, फंजीसाइड का। किसका देखना है, फंजीसाइड का। केमिकल कंपोजिशन के आधार पर क्या देखना है, इसका क्लासिफिकेशन देखना है। तो सबसे पहला है कोफंजीसाइड। कौन सा है साथियों, पहला है कोफंजीसाइड। फंजीसाइड का रासायनिक नेचर के आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर क्लासिफिकेशन सबसे पहला कौन सा है, कोफंजीसाइड। इसमें मुख्यतः है कॉपर सल्फेट तथा चूना मिलाया जाता है। मतलब कोफंजीसाइड में क्या क्या यूज में लेते हैं, कॉपर सल्फेट और चूना यूज में लिया जाता है। और इसमें है सबसे पहले, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अपन देखें तो बोर्डेक्स मिश्रण आ गया, इसके अलावा बोर्डेक्स पेस्ट आ गया, इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आ गया। तो ये सभी क्या होते हैं, कोफंजीसाइड। क्या होते हैं, कोफंजीसाइड। अब इसके बाद में देखो, यह कवकनाशी जो कोफंजीसाइड है,
को फंजीसाइड कौन कौन सी जो डिजीज होती है उनको कंट्रोल करने के लिए यूज लिए जाते हैं, जैसा कि डाउनी मिल्ड्यू है और इसके अलावा ब्लाइट है। इनको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज लिया जाता है? को फंजीसाइड्स का। अब फंजीसाइड का यूज तो फंगस के द्वारा जो डिजीज उत्पन्न होती है उनको कंट्रोल करने के लिए, और को फंजीसाइड स्पेसिफिक किसके लिए? डाउनी मिल्ड्यू के लिए और ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। इसमें देखो फिर है दूसरा सल्फर कवकनाशी। पहला को फंजीसाइड हो गया, दूसरा है सल्फर कवकनाशी। इन कवकनाशियों में सल्फर का उपयोग किया जाता है। ये कवकनाशी जो फंजीसाइड बनाते हैं उनमें किसका यूज लिया जाता है? सल्फर का यूज लिया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जीनेब आ जाएगा। जीनेब का दूसरा नाम क्या है? डाइथेन जेड 78। इसके बाद में है मैनकोजेब। कौन सा है? मैनकोजेब, जिसका नाम क्या है? डाइथेन M45। क्या है? डाइथेन M45। और इसके अलावा कौन सा है? थायरम। कौन सा है? थायरम। ये कौन से होते हैं? सल्फर कवकनाशी। यह कवकनाशी पाउडरी मिल्ड्यू और सीड ट्रीटमेंट में और लीफ स्पॉट के कंट्रोल में यूज में लिया जाता है। कौन सा? सल्फर कवकनाशी। किस किस में? पाउडरी मिल्ड्यू में, सीड ट्रीटमेंट में, इसके साथ ही किसमें? लीफ स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में है मर्क्यूरी फंजीसाइड। कौन सा है? मर्क्यूरी फंजीसाइड। इन कवकनाशी में कौन सी धातु होती है साथियों? इसमें होती है Hg या मरकरी। कौन सी? पारा। अब देखो ये यूज में लिया जाता है। मतलब जो मर्क्यूरी फंजीसाइड है, मतलब फंजीसाइड बनाते समय अगर Hg या मरकरी धातु का यूज लिया जाता है तो वो कौन सी होते हैं? वो होते हैं मरकरी फंजीसाइड। कौन से होते हैं साथियों? मरकरी फंजीसाइड। एग्रोसन, जीएन, एगलाल, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये सभी क्या होते हैं? मर्क्यूरी फंजीसाइड होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है जो रासायनिक नेचर के आधार पर फंगस का जो फंजीसाइड का जो क्लासिफिकेशन था वो अपन ने देख लिया। अब इसके बाद में है साथियों आईडीएम फॉर व्हीट। अब आपको ऐसा कुछ भी दे देना है कि आईडीएम फॉर जैसे मान लो शुगर केन दे दिया, आईडीएम फॉर कॉटन दे दिया, आईडीएम फॉर कुछ भी आपको दे दे तो उसका मतलब क्या है? उसका सीधा सा मतलब है कि आपको उसका क्या करना है? डिजीज मैनेजमेंट करना है। और किसके थ्रू करना है? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के थ्रू। देखो सबसे पहले आईडीएम आ जाए तो सबसे पहले उसमें लगने वाली डिजीज लिखो और उसमें जो पैथोजन है उसका नाम लिखो। जैसे ब्लैक रस्ट है पक्सिनिया ग्रेमिनिस के द्वारा होती है, भूरी रस्ट है पक्सिनिया ट्रिटिसिना के द्वारा होती है, इसके अलावा है पीली है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस के द्वारा होती है, करनाल बंट है नेओसिया इंडिका के द्वारा होता है। इसके बाद में है ईयर कोकल है एंगुइना टिटिसाई के द्वारा होती है। इसके बाद में लूज स्मट है अस्टिलेगो नूडा ट्रिटिसाई के द्वारा होती है। इसके अलावा है मोलिया रोग हेटेरोडोरा एवेनी निमेटोड के द्वारा, किसके द्वारा? सूत्रकृमि के द्वारा होती है। इसके बाद में है पाउडरी मिल्ड्यू एरिसाइपी ग्रेमेनिस ट्रिटिसाई के द्वारा पाउडरी मिल्ड्यू होती है। अब इसमें देखो अपन ने ये तो देख लिया कि गेहूं के लिए अपना आईडीएम देख रहे थे। अब ये बीमारियां किस में फैलती है? ये बीमारियां गेहूं में पाई जाती है। अब देखो सबसे पहले क्या है? मृदा जनित निवेश द्रव्य को कम करना। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा मृदा जनित निवेश द्रव्य को कम करना। निवेश द्रव्य का मतलब क्या होता है? जो कि फसल के संपर्क में आता है और रोग फैलाने का कार्य करता है, वो मृदा में मौजूद होता है, उसको क्या बोलते हैं? निवेश द्रव्य बोलते हैं। तो जो मृदा जनित निवेश द्रव्य हैं इसको कम करना पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद में है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करेंगे तो उसमें जो निवेश द्रव्य होगा और जो भी होंगे उसमें जैसे मान लो पैथोजन वगैरह है तो वो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करेंगे तो उस जुताई में क्या होगा दोस्तों? उस जुताई में वो जैसे ही पैथोजन बाहर आएंगे और वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर चलते हैं। आगे है मई जून में रोगग्रस्त पादप अवशेषों को नष्ट करना। मतलब मई जून में क्या कर देंगे? जो रोगग्रस्त पादप अवशेष है उनको क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे और जैविक पदार्थों द्वारा मृदा का उपचार करेंगे। इसके अलावा
जो अपनी भूमि है, भूमि को परती छोड़ दो, जिससे क्या होगा, रोगजनकों का क्या हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन ऑफ सीड बॉर्न इनोकुलम। मतलब जो सीड के साथ में जो इनोकुलम पाया जाता है, सीड के साथ में जो इनोकुलम या पैथोजन पाया जाता है, उसको रिडक्शन, उसको कम कैसे करें। देखो, रोग रोधी प्रमाणित व स्वस्थ बीजों का प्रयोग करें। सबसे पहली चीज तो कि रोग युक्त जो बीज है ना, उनका यूज ही मत करो, स्वस्थ बीजों का यूज करो। पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद में है, अगर कोई मान लो इससे बीज है जिसमें मतलब आपने को लगे कि इसमें कोई भी रोग का अवशेष है, कुछ भी है, तो उसको फफूंद नाशक और जैव संवर्धकों के द्वारा क्या करो, बीजोपचार करो, जैसे राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया। इसके बाद में है बुआई के समय को संशोधित कर दो। जैसे मान लो अगेती फसलों में किसी रोग का या किसी पैथोजन का अटैक ज्यादा होता है, तो उसमें कौन सी फसलें लेवे, उसमें पछेती फसलें लेवे। तो इसमें एक तो समय को संशोधित करके कर सकते हैं। इसके अलावा है द्वितीयक निवेश द्रव्य को इकट्ठा कर। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, द्वितीयक निवेश द्रव्य को इकट्ठा कर। इसके बाद में है खेत को वीडलेस करके द्वितीयक संक्रमण को रोक सकते हैं। देखो साथियों, द्वितीयक संक्रमण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक है अपना, अब जैसे मान लो कोई भी पैथोजन है, पैथोजन इस पर अटैक कर दिया, अटैक करके इस पर आक्रमण कर दिया। अब ये डिजीज मतलब रोग युक्त हो गया। अब इसके द्वारा अगर जो अन्य पौधे में सभी में जो फैलता है ना, पूरे खेत में फैलता है, उसको क्या कहते हैं, द्वितीयक संक्रमण। तो द्वितीयक संक्रमण कैसे रोक सकते हैं, अपन जो वीड लेस करके, मतलब खेत को वीड लेस करके, खरपतवारों से मुक्त करके रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दो। अब इसके बाद में है नेक्स्ट स्टेप ना, मुख्य फसल को अपरपोषी या फसल के साथ उगाएं और क्रॉप रोटेशन अपनाएं। साथियों, अगर और भी ज्यादा डिटेल से आपको चाहिए इनके बारे में, सभी के बारे में आईडीएम मॉड्यूल्स है। मतलब आईडीएम के द्वारा जैसे सुगरकेन हो गया, जैसे कोई भी कॉटन हो गया, जैसे उड़द हो गया, इन सभी के लिए जो मैं पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा आपको। इसके अलावा इसमें है कुछ नहीं, बस एक बार रीडिंग मारनी है, उसमें सारी चीजें दी गई है आईडीएम के, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट की। तो वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इसके साथ ही मिलेगी, ऐप में मिलेगी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लेना और फ्री मटेरियल में जाके चेक कर लेना। इसके बाद में आईडीएम मॉडल, चाहे वो किसी के लिए भी हो, वो चाहे कॉटन के लिए हो, चाहे सुगरकेन के लिए हो, वो सभी आपको कहां से देखने हैं, उस पीडीएफ से देख लेने हैं। उसमें कंप्लीट अवेलेबल है आसान भाषा में, तो वहां से देख लेना, यहां पर मैं नहीं करवा रहा ये। अब इसके बाद में है 2021-22 का कौन सा पेपर है, 2021-22 का है। इसमें सबसे पहले अपन कौन सी देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में सबसे पहले है पॉलीसाइक्लिक डिजीज। पॉलीसाइक्लिक डिजीज की डेफिनेशन मैंने पहले भी करवा दी है अंतर में। वह रोग जो एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक बार क्या कर सकता है, एक फसल में संक्रमण फैला सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीसाइक्लिक डिजीज कहते हैं। अगर एक बार ही फैलाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोनोसाइक्लिक डिजीज। इसके बाद में है सिस्टेमेटिक फंजीसाइड, प्रणालीगत कवकनाशी। इसका मतलब क्या होता है, वे कवकनाशी जो पौधों पर छिड़काव करने के पश्चात, जैसे मान लो एक पौधा है, उस पर क्या कर दिया अपन ने, छिड़काव कर दिया। अब इसके बाद में मतलब अपन ने छिड़काव तो कर दिया, पर छिड़काव तो अपन जिन भागों पर कर रहे हैं ना, जैसे मान लो जिन भागों पर कर रहे हैं उन्हीं तक सीमित ना होकर संपूर्ण भागों तक पहुंच जाएगा, जड़ों तक भी पहुंच जाएगा, पत्तियों तक भी पहुंच जाएगा। मतलब अपन पौधे पर जब छिड़काव कर देते हैं तो जड़ों तक, सभी जगह तक वो पहुंच जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सिस्टेमेटिक फंजीसाइड। मतलब वे कवकनाशी जिनका पौधों पर छिड़काव करने के पश्चात जड़ों व पत्तियों के माध्यम से पौधों में प्रवेश कर संपूर्ण पादप भागों में फैल जाते हैं, सिस्टेमेटिक फंजीसाइड कहलाते हैं।
अब इसके बाद में है साथियों एपिडेमियोलॉजी। क्या है एपिडेमियोलॉजी? इसके बारे में मैंने डेफिनेशन शुरू में भी बता दी थी, फिर से मैं बता देता हूं कि रोग विज्ञान की या पैथोलॉजी, पैथोलॉजी किसे कहते हैं? रोग विज्ञान को। पैथोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत महामारी, किसके अंतर्गत? महामारी। किसके अंतर्गत? पैथोलॉजी के अंतर्गत महामारी। वह महामारी को प्रभावित करने वाले कारकों का अगर अध्ययन किया जाता है तो उस शाखा को क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी या पादप महामारी कहा जाता है, महामारी विज्ञान कहा जाता है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसके बाद में है एंटीबायोटिक। क्या है साथियों? एंटीबायोटिक ये ग्रीक के वर्ड से लिया गया है और एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? एंटी मतलब अगेंस्ट, और इसके अलावा बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। साथियों थोड़ा गला खराब होने की वजह से आवाज सही नहीं आएगी, वर्ड आपको समझ में नहीं आएगी, तो उनको मैनेज करना थोड़े दिन के लिए। देखो एंटीबायोटिक का अपन देखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है? वे पदार्थ या औषधियां जो कवक व जीवाणुओं से प्राप्त होती है। किससे? कवक और जीवाणु दोनों से प्राप्त होती है और अन्य हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। मतलब एंटीबायोटिक क्या होती है? कोई भी जीवाणु है, कोई भी सूक्ष्म जीव है, सही, उनसे अपन निकालते हैं, उनसे निकाला जो पदार्थ होता है, जैसे मान लो एंटीबायोटिक उनसे बनाते हैं, उनसे बनाने वो काम में किसके आती है? वो आती है अन्य जीवाणुओं को नष्ट करने में। जैसे मान लो एक जीवाणु से ऐसी एंटीबायोटिक, ऐसा पदार्थ अपन ने निकाला जो दूसरे जीवाणुओं को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है, तो उनको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? एंटीबायोटिक बोलते हैं। इसके बाद में अपना नेक्स्ट है डेफिनेशन प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग, मतलब पादप रोग पूर्वानुमान। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी डिजीज का अपन पूर्वानुमान लगा लेते हैं, पहले ही पता लगा लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पादप रोग पूर्वानुमान। यह एक प्रबंधन की प्रणाली है जिसका उपयोग पादप रोग विज्ञान की घटना या उग्रता या गंभीरता परिवर्तन की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। मतलब आगे पादप में कैसा, फसल में कैसी बीमारी आएगी, कैसी डिजीज आएगी, उसकी उग्रता क्या रहेगी, गंभीरता क्या रहेगी, उन सभी का पहले ही पूर्वानुमान कर लिया जाता है। तो ये क्या होता है? प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग। अब इसके बाद में नेक्स्ट अंतर है आपका अवॉइडेंस और एक्सक्लूजन। किसमें अंतर है? अवॉइडेंस और एक्सक्लूजन में अंतर। अवॉइडेंस और एक्सक्लूजन में अंतर क्या होता है? देखो, परपोषी पौधों को रोगजनक के संपर्क में आने से बचाना क्या कहलाता है? अवॉइडेंस या वर्जन कहलाता है। और इसके अलावा देखो अपवर्जन क्या कहलाता है? अपवर्जन को देखो किसी भी, मतलब ये अवॉइडेंस और एक्सक्लूजन में वैसे मैंने बता रखा है, डेफिनेशन वगैरह ऊपर प्रिंसिपल्स में बता दिया था कि संपर्क में आने से बचाना, और एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? किसी रोग को उस क्षेत्र में प्रवेश करने व स्थापित होने से रोकना जिसमें वह पहले से उपस्थित नहीं है, वहां पर रोकना एक्सक्लूजन कहलाता है या अपवर्जन कहलाता है। इसके अंतर्गत क्षेत्र का चुनाव, खेत का चयन और बुआई के समय चयन आदि प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। मतलब क्षेत्र का चुनाव करते हैं, खेत का चुनाव करते हैं, बुआई का समय चयन करते हैं, इनमें हेरफेर करके क्या करते हैं अपन? अवॉइडेंस करते हैं। और इसमें प्लांट क्वारंटाइन, मतलब बाहर से कोई भी अपन पौधा वगैरह लाते हैं, बीज प्रमाणीकरण करते हैं, फसल का निरीक्षण करते हैं, इसके द्वारा क्या करते हैं? एक्सक्लूजन करते हैं, अपवर्जन करते हैं। अब इसके बाद में है एक अंतर आ रखा है यहाँ पर मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक डिजीज, जो कि पहले अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद में है राइट शॉर्ट नोट्स या कमेंट। मतलब पांचवे का पहला क्वेश्चन है राइट इन अबाउट डिजीज ट्राइंगल। किसके द्वारा बताना है? डिजीज ट्राइंगल और एक चतुष्कोण के बारे में। एक तो ट्राइंगल मतलब त्रिकोण के, एक टेट्राड्रॉन के बारे में, मतलब चतुष्कोण के बारे में। देखो साथियों, इसमें डिजीज ट्राइंगल में तीन चीज सम्मिलित होती है। कौन कौन सी सम्मिलित होती है? तीन चीजें। पहली है होस्ट। पहली क्या है?
होस्ट, इसके अलावा पैथोजन और एनवायरनमेंट, जो कि मैंने अभी बताया था। इन तीनों में आपस में संबंध पाया जाता है और इन तीनों के आपस के संबंध को ही क्या कहते हैं, डिजीज ट्रायंगल कहते हैं। यह जो डिजीज ट्रायंगल है, यह होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट के बीच में होने वाली जो अंतःक्रियाएं होती है, इनका परिणाम ही क्या कहलाता है, डिजीज ट्रायंगल कहलाता है। और क्या क्या होता है इसमें, पैथोजन, होस्ट और एनवायरनमेंट होता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इतना ही बहुत है। इसके बाद में देखो, एक होता है डिजीज, मतलब जो रोग चतुष्कोण होता है या टेट्राड्रॉन होता है। इसमें तीन चीज़ें तो कौन सी होती है, तीन चीज़ें तो वो ही होती है जो किसमें थी, जो रोग त्रिकोण था उसमें ही सम्मिलित थी, पर एक और सम्मिलित है, एक और सम्मिलित है। वो किन्होंने सम्मिलित की थी, वो स्टीवेंसन और वंडरफ्लैंक और जेडॉक्स ने कौन सा तीसरा नाम दिया था, चौथा नाम दिया था समय। एक अन्य कारक कौन सा दिया, समय। किस समय भी क्या करता है, इसमें डिजीज जो साइकिल होता है इसमें महत्वपूर्ण होता है। तो इन्होंने क्या दे दिया, चतुष्कोण दे दिया। क्या दे दिया, चतुष्कोण दे दिया। इसमें एक चीज क्या जोड़ दी इन्होंने, टाइम जोड़ दिया। एक क्या जोड़ दिया, टाइम जोड़ दिया। टाइम, इन्वायरमेंट, होस्ट और पैथोजन, ये चार जोड़ दिए। ये क्या होता है, रोग चतुष्कोण होता है। अब इसके बाद में देखो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फिजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। मतलब फिजिकल कंट्रोल, भौतिक प्रबंधन कैसे कर सकते हैं अपन किसी भी डिजीज का। देखो इसमें क्या है, प्लांट पैथोजन के प्राइमरी इनोकुलम को नष्ट करने के लिए विभिन्न जो फिजिकल मेथड्स है, भौतिक विधियां हैं, उनका यूज किया जाता है। मतलब जो प्राइमरी, प्राथमिक निवेश द्रव्य हैं, इसको नष्ट करने के लिए, प्राथमिक निवेश द्रव्य को नष्ट करने के लिए विभिन्न भौतिक विधियों का यूज करते हैं। जैसे पहली आ गई स्टीम, दूसरी है ड्राई हीट, बॉइलिंग वाटर और इसके अलावा सोलर रेडिएशन। इनको समझते हैं। पहला है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। क्या आ जाएगा, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जेनसन ने, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को नियंत्रित करने के लिए। किसके लिए, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को नियंत्रित करने के लिए। इस मेथड्स का यूज, जो बीज जनित रोग होते हैं ना, उनको हॉट वाटर से क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें शायद ज़्यादा बताना तो मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है इन चीज़ों के बारे में, और फालतू में लंबी क्लास होगी तो उससे क्या मतलब है। आप शायद पढ़ते आए हो, पहले थर्ड ईयर के फर्स्ट में आ गए, मतलब पहले भी आपने ये जो फिजिकल मेथड्स है वो पढ़े होंगे। पहला हो जाएगा हॉट वाटर ट्रीटमेंट, जेनसन ने दिया लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए। बीज जनित जो रोग होते हैं उनके लिए ज़्यादातर ये यूज लिया जाता है। जैसे रोग का नाम भी देख सकते हो और टेम्परेचर भी देख सकते हो इनके लिए। ईयर कोकल ऑफ व्हीट 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए, और ब्लैक रॉट ऑफ ब्रेसिका स्पीसीज 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 30 मिनट के लिए। इसके बाद में है हॉट एयर ट्रीटमेंट। कौन सा आ जाएगा साथियों, हॉट एयर ट्रीटमेंट। इसमें कौन कौन सी डिजीज होती है, मतलब जो उसमें तो गर्म जल से उपचारित कर रहे थे, यहाँ पर गर्म वायु से उपचारित करेंगे। इसमें रेड रॉट ऑफ शुगर केन आ जाएगा 54 डिग्री सेंटीग्रेड, और 54 डिग्री सेंटीग्रेड से जो हॉट एयर होती है उसको 7 से 8 आवर के लिए क्या करते हैं, अपन उपचारित करते हैं। और इसके बाद में देखो आगे की ओर है, इसमें सीड्स को भी अपन कर सकते हैं उपचारित, और प्लांटिंग मटेरियल को भी अपन उपचारित कर सकते हैं। फिर भौतिक विधियों की नेक्स्ट विधि है स्टीम ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या होता है, भाप। क्या होता है, भाप। जो भाप होती है ना, भाप के द्वारा उपचारित करके डिजीज से कंट्रोल पाना। मतलब जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है उसी का दूसरा रूप है, पर ये उसकी अपेक्षा में ज्यादा उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। इसके बाद में देखो, इसमें समय और ताप की कम आवश्यकता अपने को होती है, और शुगर केन डिजीज और जो नींबू में ग्रीनिंग रोग है उसमें अपन स्टीम ट्रीटमेंट ही ज्यादातर यूज लेते हैं। इसके बाद में है सोलर हीट ट्रीटमेंट। कौन सा आ जाएगा, सोलर हीट ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या है साथियों, इसमें अपन किसका यूज करते हैं, जो सोलर हीट है उसका यूज करते हैं। किसको कंट्रोल करने के लिए, मुख्यतः अपन लूज स्मट, लूज स्मट जो व्हीट है इसको कंट्रोल करने के लिए सोलर हीट ट्रीटमेंट, सौर ऊर्जा का अपन ज्यादातर क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखो
इस विधि में सबसे पहले गेहूं की जो अपनी है, गेहूं की जो फसल है, इसको सबसे पहले बीजों को 4 घंटे पहले क्या किया जाता है, भिगोया जाता है। उसके पश्चात दोपहर में जो उच्च तापमान होता है उस तापमान में क्या किया जाता है, भिगोया जाता है। और इसके बाद में दोपहर में उपचारित किया जाता है, यहाँ पर लिखना उपचारित किया जाता है। तो उच्च तापमान पर क्या करेंगे, उपचारित करेंगे, जिससे सीड बॉर्न और सोइल बॉर्न जो दोनों डिजीज है वो सोलर रेडिएशन के जो ट्रीटमेंट है, सोलर हीट का जो ट्रीटमेंट है उसके द्वारा अपन कर सकते हैं। इसके बाद में है बर्निंग या फ्लेमिंग। क्या होता है, बर्निंग या फ्लेमिंग। पाउसेस होते हैं, उनको जलाने से सोइल बॉर्न पैथोजन या इनोकुलम में पर्याप्त कमी हो जाती है। मतलब जैसे आपने देखा होगा ज्यादातर जैसे पंजाब साइड में कोई गेहूं की फसल होती है, वहां पर जो गेहूं के जो अवशेष होते हैं उनके आग लगा दी जाती है, इससे जो भी डिजीज वगैरह होती है उनका इनोकुलम होता है वो नष्ट हो जाता है। इसके बाद में है फ्लडिंग। फ्लडिंग का मतलब क्या होता है, बहाव। इस मेथड में खेतों में क्या कर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है, जिसमें सोइल बॉर्न जो इनोकुलम होता है उसमें क्या आती है, कमी आती है। ये कौन सा हो गया साथियों, ये अपना हो गया फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स ऑफ जो आईडीएम का था अपना इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का फिजिकल मेथड, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में आते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस। इसमें कौन सा पूछ रहा है, दूसरा जो कल्चरल मेथड है वो भी अपना पड़ा हुआ है। देख लेते हैं कौन कौन से मेथड आते हैं कल्चरल के अंतर्गत। नाशक कीटों के नियंत्रण के लिए जो कृषिगत क्रियाएं की जाती है उन्हीं को क्या कहते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। जैसे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र अपनाना। मिक्स क्रॉपिंग, एक या एक से अधिक फसलों को आपस में साथ में उगाना। यूज ऑफ रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टेंट क्रॉप वैरायटी यूज में लेना। और इसके अलावा डीप सोविंग मतलब अधिक गहराई पर बुआई करना। आदि में अगर परिवर्तन कर दे तो इसमें कीटों की समष्टि होती है जो डिजीज फैलाते हैं, उनका क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। अब इसके बाद में देखो आगे देखते हैं कि कौन कौन सी विधियां अपन यूज में लेते हैं, कौन कौन सी अपन विधियां यूज में लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, देखो कर्षण की जो विधियां हैं, जो अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस की विधियां हैं, उसमें सबसे पहली विधि की अपन बात करें तो वो आती है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन होती है। क्रॉप प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो अब की बार गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल में रोली का रोग लग रहा है, तो अपन उसी को दोबारा से नहीं बोएंगे। 3 साल का क्या कर देंगे, 3 साल तक गेहूं की फसल नहीं बोएंगे और चौथी साल बोएंगे। तब तक 3 साल के अंतर्गत जो रोली का जो पैथोजन है, जो इनोकुलम है, वो क्या हो जाता है, मृदा में नष्ट हो जाता है। और नष्ट हो जाता है, जैसे ही वो नष्ट हो जाएगा फिर उसके बाद में उसको क्या करेंगे, गेहूं की फसल को बोएंगे। तो 3-4 साल के लिए अपन क्या कर देते हैं, क्रॉप रोटेशन अपना देते हैं। ये क्या हो जाती है अपनी पहली कल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसमें क्या हो जाता है, जैसे बदल बदल कर फसलें बोते हैं ना, तो उससे जो इनोकुलम होता है वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि गेहूं की रोली तो ओनली किस पर लगती है, गेहूं पर लगती है। गेहूं की फसल उसको मिलेगी नहीं, पोषण उसको मिलेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, अपन क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं। इसके अलावा देख लो, जैसे उदाहरण के लिए दे रखा है, मूंगफली की फसल के साथ में ग्रेमिनी कुल या दलहनी फसलों के साथ अलावा अन्य फसल बोने से जो पत्ती सुरंगक कीट होता है, इसका प्रकोप क्या होता है, कम होता है। सही। इसके बाद में है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। देखो साथियों, जैसे मान लो गर्मियां हैं, गर्मियों में अगर जुताई कर देते हैं, गहरी जुताई कर देते हैं, तो गहरी जुताई करते हैं तो इसमें जो इंसेक्ट वगैरह है वो बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकलेंगे। गर्म जो तापमान है, हाई टेम्परेचर है, उसके संपर्क में आएंगे, संपर्क में आते ही वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो पैथोजन नष्ट हो जाएंगे, तो आने वाली जो अगली फसल लगाएंगे उसमें वो पैथोजन हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो ये क्या हो गया, दूसरा हो गया ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। इसके बाद में है भूमि को खाली छोड़ना। भूमि को खाली छोड़ना या क्रॉप रोटेशन दोनों सेम से ही होते हैं, दोनों में ही एक प्रकार की प्रोसेस होती है, वैसे सेम नहीं होते हैं। तो
तो देखो भूमिका खाली छोड़ना या पड़ती छोड़ना क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी डिजीज है, जो मूंगफली है कॉलर रॉट हो रहा है उसमें, अब जैसे मान लो मूंगफली में कोई डिजीज हो रही है, अब मूंगफली में वो लगातार डिजीज हो रही है, अब मान लो उसका मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो उसको पड़ती छोड़ दो। जहां पर मूंगफली लगाते थे जिस खेत में बीमारी है उसको पड़ती छोड़ दो, मतलब 1-2 साल तक उसमें खेती मत करो। इसके बाद में खेती करोगे मतलब उसको कुछ भी पोषण के लिए नहीं मिलेगा, पोषण के लिए नहीं मिलेगा तो वो पैथोजन नष्ट हो जाएगा, पैथोजन नष्ट हो जाएगा तो फिर बाद में चाहे फसल लगा लो उसका नियंत्रण हो जाएगा, उस जो भी अपनी कीट वगैरह है, जो भी अपनी डिजीज है उसका। अब इसके बाद में भूमि को पड़ती छोड़ना हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट है बुआई के समय में हेर फेर करना। क्या है? बुआई के समय में हेर फेर करना। इसका मतलब होता है जैसे मान लो बुआई अपन जनवरी में कर रहे हैं, अब जनवरी में कर रहे हैं ना तो फरवरी मिड में करो, फरवरी मिड में करो, जिससे क्या होगा 15 दिन का जो गैप है उसमें जो अपना पैथोजन होता है वो ज्यादा एक्टिव जिस समय में होता है उस समय पे अपने को बुआई नहीं करनी, उसके 15 दिन बाद में कर दो ताकि अपना जो रोग है वो कम फैल सके अपनी क्रॉप में। तो बुआई के समय में हेर फेर हो गया। इसके बाद में देखो प्रतिरोधी किस्मों का, जैसे मान लो गेहूं की रोली रोग है, गेहूं में कोई रोली रोग है तो उसके प्रति रेसिस्टेंट वेराइटी, आजकल तो बहुत सारी हर डिजीज के प्रति, हर कीट के प्रति जो रेसिस्टेंट वेराइटी या प्रतिरोधी किस्में हैं इनका विकास हो चुका है, तो ऐसी किस्मों का उगाना चाहिए। देखो प्रतिरोधी किस्मों में क्या आ जाएगा, जैसे ग्रीन ईयर जो हरित वाली रोग होता है, हरित वाली रोग किसमें होता है, हरित वाली अपने बाजरे में होता है, इसकी WCC 75 क्या है, इसकी रेसिस्टेंट वेराइटी है। ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज में कौन सी है, इसके प्रतिरोधी किस्म है पूषा मुक्ता। इसके बाद में है संतुलित उर्वरक या सिंचाई का प्रबंध। अब जैसे मान लो बहुत सारी डिजीज ऐसे होती है जिनमें अगर पानी आ जाता है ना उनके कांटेक्ट में, पैथोजन के कांटेक्ट में, तो उनका क्या हो जाता है, वो क्रिया सही प्रकार से क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट भी होते हैं जिनको पानी के संपर्क में आते ही वो क्या करते हैं, सही प्रकार से क्रिया नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा संतुलित उर्वरक, जैसे मान लो अपन गोबर की खाद देते हैं, कच्ची गोबर की खाद दोगे तो उसमें क्या होगी, डिजीज अधिक फैलेगी, कीटों का प्रकोप अधिक होगा, इसलिए क्या करना चाहिए, सड़ी हुई गोबर की खाद देनी चाहिए और उर्वरकों को भी एक संतुलित मात्रा में देना चाहिए। अगर संतुलित नहीं दोगे तो डिजीज फैल जाएगी। अब इसके बाद में है नेक्स्ट ट्रेप क्रॉप। कौन सी है? ट्रेप क्रॉप। ट्रेप क्रॉप का आप समझते होंगे, ट्रेप क्रॉप का मतलब होता है जैसे ये मेन फसल है, अब इसमें मान लो गेंदे की फसल है, अब गेंदे की फसल के चारों तरफ ऐसी लगाऊंगा, ऐसी फसल लगाएंगे जिसमें क्या होगा, जैसे मान लो गेंदे की फसल है और उसमें जैसे मान लो अंदर है ना, अंदर कोई और फसल है, अंदर कोई और फसल है और बाहर की तरफ अपन ने ऐसी क्रॉप लगा दी, जैसे मान लो रोली रोग है, रोली रोग नहीं, आप मान लो जैसे मान लो कोई इंसेक्ट है, जैसे कोई इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट इस फसल को भी नष्ट करता है, इसको भी नष्ट करता है। तो अब बाहर की तरफ अपन ऐसी क्रॉप लगा देंगे एक पंक्ति में ताकि वो क्या कर सके, इंसेक्ट को आकर्षित कर सके, आकर्षित इंसेक्ट यहीं पर हो जाएगा और ये चारों तरफ वाली फसल ही नष्ट होगी, अंदर वाली फसल सेफ रह जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, ट्रैप क्रॉप होता है, जाल क्रॉप, जाल फसल, मतलब एक जाल के रूप में ये कार्य करती है। तो जो बाहर वाली है ना एक पंक्ति वही नष्ट होगी, अंदर वाली फसल सेफ रह जाएगी। ये अपना कंप्लीट होता है। जैसे कपास और भिंडी, कपास और भिंडी का ट्रैप क्रॉप का एग्जांपल हो जाएगा। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राइट अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ प्लांट डिजीज डेवलपमेंट। मतलब ये अपने हो गए हैं प्लांट डिजीज जो डेवलपमेंट है इसके फैक्टर्स, मतलब जो डिजीज डेवलपमेंट है इसके फैक्टर्स थोड़े अलग हैं, वैसे लगभग तो वही हो जाएंगे पर इसके फैक्टर, इसको प्रभावित करने वाले कारक थोड़े से अलग हैं। जो मैं डालूंगा ना, जो PDF डालूंगा अन्य, इसके साथ में एक और PDF आपको ऐप में मिलेगी, उसमें आपको डिटेल से ये मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से इसके पॉइंट्स का वर्णन किया गया है। और वैसे आपको पता है कि जो डिजीज डेवलपमेंट है, जैसे मान लो किसी भी डिजीज में कोई डिजीज का विकास हो रहा है, कोई रोग का विकास हो रहा है, तो उसका कैसे प्रभावित होगा डिजीज डेवलपमेंट। जैसे मान लो फसल की प्रकृति है,
फसल की प्रकृति के अलावा टेम्परेचर, जो वायुमंडलीय कारक है, टेम्परेचर हो जाएगा, वर्षा हो जाएगी, ये सभी कारक क्या करते हैं, ये सभी कारक समय मान लो टाइम भी क्या करता है डिजीज डेवलपमेंट को। मतलब एक खेत में डिजीज का विकास, एक खेत में कोई भी रोग का उग्र रूप या विकास आना, इसको भी कोई तो प्रभावित करता ही है ना। जैसे मान लो तापमान है, अधिक तापमान पर जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी फसल है, उसमें कोई रोग फैल रहा है, अगर उसका 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो उसमें वो डिजीज नहीं फैलती है। मतलब ये तापमान भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये सारी चीजें दी गई है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी कहां पर, जो इसके साथ में जो पीडीएफ, पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ के साथ में जो पीडीएफ होगी उसमें मिल जाएगी, उसकी एक बार रीडिंग लगा लेना। अब इसके बाद में है डिस्क्राइब द डिजीज फोरकास्टिंग, मतलब 22 जो 21-22 है इसके पेपर में ये मिल जाएगा अपने को, देख लेंगे 20-21 के में। और ये डिजीज डेवलपमेंट वाला उस पीडीएफ में भी मिल जाएगा, और 22-23 के में कंप्लीट ये नहीं है, क्योंकि कंप्लीट ये नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, डिजीज डेवलपमेंट पूछा है, ना कि कोई डिजीज साइकिल पूछा है, अपने को एपिडेमियोलॉजी पूछा है, अपने को डिजीज डेवलपमेंट, रोग के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो वो उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। वैसे मैंने नॉर्मली आपको बता ही दिया है। अब इसके बाद में देखो आगे, देखो अब है अपना आईडीएम फॉर सुगरकेन एंड कॉटन। मतलब अपने जो सुगरकेन है और कॉटन है उसके लिए आईडीएम मतलब इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको देखनी है कौन कौन सी डिजीज है, उनको लिखना है, किस किस पैथोजन के द्वारा फैलाई गई है उसको लिखना है। तो ये सबसे पहले तो क्या हो जाएंगे, ये डिजीज है और इन पैथोजन के द्वारा है। मैंने कहा था कि ये सारे जो आईडीएम के हैं किसी भी क्रॉप के लिए देख लो, सारी चीजें उस पीडीएफ में मिल जाएगी, उनको रीडिंग मार लेना। सबकी लगभग सेम होता है, बस ओनली आपको ये चेंज करना है। सही। इसके बाद में है कि आईडीएम में अपन ने डिजीज की तो बात कर ली, फिर इसके बाद में क्या आता है, सबसे पहले आईडीएम में क्या करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कल्चरल प्रैक्टिसेस करेंगे, मतलब कृषि क्रियाएं करेंगे जिनके द्वारा डिजीज का क्या होगा, मैनेजमेंट होगा। सही। कल्चरल प्रैक्टिसेस में सारी आ जाएगी, जैसे संतुलित उर्वरक आ जाएंगे, रोगरोधी किस्में आ जाएगी, खरपतवारें नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपके आ जाएगा प्रमाणीकृत और स्वस्थ बीज का उपयोग आ जाएगा, ये सारी कर्षण क्रियाएं आ जाएगी। फिर आ जाएगी रासायनिक क्रियाएं, मतलब जैसे मान लो कल्चरल प्रैक्टिसेस से भी निवारण नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, इसके बाद में रासायनिक क्रियाएं यूज में लेते हैं। इसके बाद में देखो आगे की ओर चलते हैं। आगे है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फंजीसाइड एंड डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन on the basis of general use examples। मतलब अपने को क्या देखना है, फंजीसाइड क्या है और फंजीसाइड का एग्जाम्पल्स के साथ में जनरल यूज के आधार पर अपने को क्या देखना है, अपने को वर्गीकरण देखना है। क्या देखना है साथियों, वर्गीकरण देखना है। देखो साथियों, सबसे पहले है कि फंजीसाइड क्या होता है। फंजीसाइड देखो एक ऐसा विषैला रसायन यौगिक जो कवकों को मार देता है, एक ऐसा विषैला रसायन यौगिक होता है जो कवकों को मार देता है, क्या कहलाता है, कवकनाशी कहलाता है। फंजीसाइड शब्द कौन सी भाषा का है, लेटिन वर्ड से लिया गया है। कौन से वर्ड से लिया गया है, लेटिन वर्ड से लिया गया है। दो शब्दों से मिलकर बना है, फंगस और कैडियो, जिसमें फंगस का अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म जीव, और इसके अलावा सीडो शब्द का क्या है, मारना। सीडो शब्द का अर्थ क्या है, मारना। अब इसके बाद में देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजीसाइड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल यूजेज। जनरल यूजेज के आधार पर अपने को क्या देखने हैं, फंजीसाइड का क्लासिफिकेशन देखना है। सबसे पहला कौन सा है,
सीड प्रोटेक्टेंट, मतलब ये क्या होते हैं, देखो सीड प्रोटेक्टेंट मतलब सीड को बचाते हैं, बीमारी से सीड को बचाते हैं। बीज की ऊपरी सतह पर, बीज की ऊपरी सतह पर उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कवक हो गए, जीवाणु हो गए और रोगजनक हो गए, इनको बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है, सीड प्रोटेक्टेंट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जैसे कैप्टान हो गया, थायरम हो गया और कार्बोक्सिन हो गया। इसके बाद में देखो दूसरा है सॉइल फंजीसाइड। क्या होते हैं सॉइल फंजीसाइड, मृदा सतह पर जो कवकों का उपचार होता है, मृदा सतह पर, मतलब पहला कौन सा हो गया, जनरल यूज के आधार पर देख रहे हैं, सीड को बचाने के लिए सीड वाला हो गया। अब इसके बाद में है सॉइल फंजीसाइड, मतलब जो मृदा सतह पर जो कवक वगैरह है, सूक्ष्म जीव है, उनको नष्ट करने के लिए कौन से का यूज करते हैं, सॉइल फंजीसाइड का, जैसे बोर्डेक्स मिश्रण हो गया, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड हो गया। इसके बाद में देखो फ्रूट प्रोटेक्टेंट्स, मतलब इसमें क्या कौन कौन से होते हैं, कैप्टान, कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब। इसके बाद में है फूल व पत्ती रक्षक कवकनाशी, कैप्टान हो गया, जीनेब हो गया, मैनकोजेब हो गया। इसके बाद में है नेक्स्ट इराडिकेंट्स, इराडिकेंट्स मतलब क्या होते हैं, उन्मूलन कारक, ऐसे रसायन या ऐसे कवकनाशी जो कवकों को मारने या कम करने में सहायक होते हैं, ओनली मारने या कम करने में उनको सहायक होते हैं, उनको उन्मूलनकारी कवकनाशी कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, लाइम सल्फर हो जाएगा और ऑर्गेनो मेर्क्यूरियल्स हो जाएंगे। इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो, ये साफ नहीं लिखा हुआ है, एक मिनट, ट्री वुंड ड्रेसर्स, इसको देखो, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी ट्री है, इसको पहले देखो आप, वृक्ष की छाल में, वृक्ष की छाल में जो कवक होते हैं, जो कवक होते हैं और वहां पर जो आक्रमण फैलाते हैं, उनको जो अपन उनको मारने के लिए या उनको रोकने के लिए जिन कवकनाशियों के यूज किया जाता है, तो उन पर क्या किया जाता है, लेप किया जाता है, उन पर क्या किया जाता है, उस वृक्ष पर क्या किया जाता है, लेप किया जाता है, जैसे बोरेक्स पेस्ट, कौन सा हो गया, बोरेक्स पेस्ट। इसके बाद में है सातवें का थर्ड, सातवें का टेस्ट है व्हाट इज प्लांट डायग्नोसिस, क्या है, व्हाट इज प्लांट डायग्नोसिस, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द प्लांट डिजीज डायग्नोसिस टेक्निक्स, मतलब इसमें अपने को देखना है प्लांट डायग्नोसिस क्या होता है, इसको आगे 20-21 के पेपर में देख लेंगे। इसके बाद में आता है अपना 20-21 का पेपर है, उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले है पॉलीसाइक्लिक डिजीज, पॉलीसाइक्लिक डिजीज अपन ने चर्चा कर ली। अब इसके बाद में है ट्री सर्जरी, क्या है, ट्री सर्जरी, रोगग्रस्त पौधों या पौधे के किसी रोगग्रस्त भाग, रोगग्रस्त पौधों या पौधे के किसी रोगग्रस्त भाग का क्रियात्मक उपचार जो अपन करते हैं ना, वो किसके अंतर्गत आता है, ट्री सर्जरी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ट्री सर्जरी के अंतर्गत आता है। कोई भी रोगग्रस्त भाग है, एक पर्टिकुलर भाग है, एक प्लांट का क्या है, पर्टिकुलर भाग है, उसी का अपन क्या करें, उपचार करें, तो वो ट्री सर्जरी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में है फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन में क्या आता है, वे रसायन जो कवकों के उपापचय मारक को अवरुद्ध करते हैं, क्या करते हैं, उपापचय मारक को क्या करते हैं, अवरुद्ध करते हैं, वह उनके जो हाइपल होते हैं, हाइपल जैसे बीजाणु अंकुरण हो गए, इनकी वृद्धि को रोककर उन्हें नष्ट करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, फ्यूमिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, फ्यूमिगेशन कहते हैं। इसके बाद में है इराडिकेशन, इराडिकेशन क्या होता है, किसी क्षेत्र में रोगजनक के स्थापित होने, कोई भी है, कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रोगजनक के स्थापित होने के बाद में, जैसे मान लो रोगजनक स्थापित हो गया, उसके बाद में उसको वहां से हटाना क्या कहलाता है, इराडिकेशन। मैंने पहले भी बात कर ली है इसकी। अब इसके बाद में है हाइपर पैरासिटिज्म, क्या है साथियों, हाइपर पैरासिटिज्म, एक ऐसा पैरासाइट जो दूसरे पैरासाइट पर क्या रहता है, जीवित रहता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपर पैरासिटिज्म बोलते हैं। एक परजीवी दूसरे परजीवी पर पोषण व आश्रय के लिए निर्भर रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर पैरासिटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, हाइपर पैरासिटिज्म बोलते हैं। अब इसके बाद में अपना है अंतर को देखेंगे।
देखो अब इसके बाद में है अंतर किसके बीच में है, बीज संक्रमणहारी, और दूसरा अंतर क्या है, बीज विग्रसनहारी। क्या है, बीज संक्रमणहारी और बीज विग्रसनहारी। इसमें क्या है अंतर, देखो यह उन्मूलन की प्रक्रिया है। बीज संक्रमणहारी किसकी प्रक्रिया है, उन्मूलन की प्रक्रिया है, और बीज विग्रसनहारी किसकी प्रक्रिया है, नियंत्रण की प्रक्रिया है। इसके बाद में है बीज संक्रमणहारी में यह बीज या रोपण सामग्री के अंदर उपस्थित जो रोगजनक होते हैं उनका क्या करता है, नियंत्रण करता है। और यह सामग्री जैसे बीज और रोपण सामग्री की सतह पर जो उपस्थित होते हैं ये ओनली सतह वाले को क्या करता है, सतह वाले रोगजनकों को नष्ट करता है। ये अंदर वाले के जो बीज के अंदर जो रोगजनक उपस्थित होते हैं उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसमें एग्जांपल देख लो, लूज स्मिट और व्हीट एंड बार्ले। मतलब समझ गए, एक तो क्या करता है बीज के अंदर जो उपस्थित होता है उन रोगजनकों को नष्ट, एक बाहर वाले रोगजनकों को नष्ट। इसके बाद में है पॉलीसाइक्लिक डिजीज एंड मोनोसाइक्लिक डिजीज। कौन सी है, मोनोसाइक्लिक डिजीज एंड पॉलीसाइक्लिक डिजीज, इसका अंतर करवा चुके हैं पहले। इसके बाद में है प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग, जो कि पहले 2-3 एग्जाम में आ भी चुका है, 2-3 पेपरों में, उसकी अपन चर्चा करते हैं। प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग के बारे में साथियों मैं बता देता हूं। प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई भी डिजीज है, कोई भी डिजीज आने वाली है, उसका उग्र रूप या उसकी पहले ही अपन पूर्वानुमान लगा लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग कहते हैं। यह एक प्रबंधन प्रणाली है। क्या है, प्रबंधन प्रणाली है जिसका उपयोग रोग की घटना या उसकी उग्रता या गंभीरता में परिवर्तन की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। पादप रोग पूर्वानुमान है, इसके निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित होता है। जो प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग है वो निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होता है। द नेचर ऑफ पैथोजन, मतलब पैथोजन की प्रकृति। इसके बाद में है अपने इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट पैथोजन डेवलपमेंट, मतलब जो अपना पैथोजन की डेवलपमेंट को प्रभावित तो करता है ये एनवायरनमेंट, तो ये भी सिद्धांत है, मतलब सिद्धांत है इसके, नेचर ऑफ पैथोजन और इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ पैथोजन डेवलपमेंट। इसके बाद में है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पैथोजन। इसके बाद में है डिस्पर्सल ऑफ पैथोजन। पादप रोग जो पूर्वानुमान है इसकी मेनली कितनी विधियां हैं, मेनली इसकी 3 विधियां हैं। मेनली कितनी है साथियों, 3 विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले है फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन प्राइमरी इनोकुलम, मतलब जो प्राथमिक निवेश द्रव्य होता है इसके द्वारा क्या करना, इसके आधार पर डिजीज का पूर्वानुमान लगाना। जैसे किसके आधार पर लगाते हैं, मर्दा, हवा, बीज और रोपण सामग्री प्राथमिक इनोकुलम उपकरण रहते हैं, इनके आधार पर क्या करते हैं अपन डिजीज का फोरकास्टिंग करते हैं, डिजीज का पूर्वानुमान लगाते हैं। दूसरा है फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन वेदर कंडीशन, मौसम की स्थिति को देखकर अपन क्या करते हैं डिजीज का पूर्वानुमान लगाते हैं। जैसे तापमान को देखकर, सापेक्षिक आर्द्रता को देखकर, वर्षा को देखकर, प्रकाश को देखकर, आर्द्रता को देखकर, इनको देखकर क्या करते हैं डिजीज का पूर्वानुमान लगाते हैं। जैसे 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए क्या रहता है, बेस्ट रहता है, तो इस पर ज्यादा उग्र रूप होगा उसका। इसके बाद में है साथियों नेक्स्ट है फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन कंप्यूटर मॉडल्स। कंप्यूटर मॉडल्स के आधार पर भी अपन क्या करते हैं, अपन जो डिजीज है उसका फोरकास्टिंग करते हैं। कुछ विकसित देशों में डिजीज फोरकास्टिंग के लिए कंप्यूटर मॉडल्स का भी क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है साथियों, यूज किया जा रहा है। जैसे फोरकास्टिंग मॉडल भी है ब्लाइट कास्ट, एपिडेजन, और ये किसके लिए है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये 3-4 जो मॉडल है, टॉमकास्ट है, एपी1 है, इन सभी को आप याद करना, ये इसके एप्पल के लिए हैं, ये सभी क्या करना, याद करना। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। ये अपना क्या हो गया, वो अपना हो गया डिजीज फोरकास्टिंग मॉडल। अब इसके बाद में है साथियों एक अपना है पेस्ट रिस्क एनालिसिस, जिसको फुल फॉर्म क्या है, पेस्ट रिस्क एनालिसिस, PRA। PRA क्या होता है, सीधी सी मैं बता देता हूं,
जैसे मान लो जितनी भी अपने कोई भी पेस्ट के द्वारा, कोई भी इंसेक्ट के द्वारा, कोई भी कीट के द्वारा जितनी भी हानि हो रही है ना, जितनी भी क्षति हो रही है, उसका अनुमान लगा लेना, उसको ज्ञात करना ही क्या होता है, अपने को पेस्ट रिस्क एनालिसिस होता है। देखो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो। सबसे पहले कीट जोखिम विश्लेषण एक निर्दिष्ट पीआरए क्षेत्र, पीआरए का मतलब पेस्ट रिस्क क्षेत्र के लिए पादप जोखिम और उपायों के लिए उपाय प्रदान करता है। मतलब क्या करता है, जो कीट जोखिम विश्लेषण है एक क्या है, निर्दिष्ट पीआरए क्षेत्र के लिए पादप जोखिम और उपायों के लिए क्या करता है, ये प्रदान करता है। अब कौन सा, पेस्ट रिस्क एनालिसिस। और यह निर्धारित करता है, यह निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक परमाणुओं का मूल्यांकन करता है कि कोई जीव कीट है कि नहीं है। पीआरए क्या निर्धारित करता है, यह भी निर्धारित करता है कि यह जीव इंसेक्ट है या नहीं है। अब इसकी स्टेज क्या क्या होती है, सबसे पहले तो अपन ने देखा कि पीआरए क्या होता है। अब इसकी स्टेज क्या होती है, स्टेज में अगर नॉर्मली आपको ऊपर से बताऊं तो इसकी 3 स्टेज होती है। सबसे पहली होती है इनिशियल स्टेज, दूसरी होती है पेस्ट रिस्क असेसमेंट, तीसरी कौन सी होती है, पेस्ट रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब है सबसे पहले शुरुआत, मतलब शुरुआत में अपन क्या करते हैं, इसका मतलब होता है मूल्यांकन। क्या होता है साथियों, मूल्यांकन। इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट, मतलब प्रबंधन करना। इनिशियल स्टेज में क्या करेंगे, स्टेज फर्स्ट में अपन करेंगे, कोई भी मान लो एरिया है, पीआरए एरिया है, कोई भी एरिया है, उस एरिया में पेस्ट की पहचान करेंगे कि कौन सा पेस्ट है, कौन सा पेस्ट है, ये पहचान कर लेंगे। पहचान करने के बाद में पाथवे का मतलब क्या होता है, जो एरिया है कि ये पेस्ट की तो अपन ने पहचान कर ली है, कितने एरिया में फैला हुआ है उसकी पहचान करेंगे। फिर इसके बाद में देखेंगे कि ये हार्मफुल है या नहीं है। जैसे मान लो लाभदायक है तो उसका तो क्या ही एनालिसिस करना है, अगर हार्मफुल है या नहीं है ये चीज अपन एनालिसिस करेंगे। इसके बाद में है असेसमेंट, मतलब मूल्यांकन करना है। क्या करना है, मूल्यांकन कैसे, अब अपन ने पेस्ट की पहचान कर ली, एरिया देख लिया, हार्मफुल है या नहीं ये चीज देख ली। अब इसको क्या करेंगे, पेस्ट रिस्क असेसमेंट, मतलब उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, कैटेगरी वाइज उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे कैटेगरी वाइज कैसे, जैसे मान लो कोई इंसेक्ट ऐसा है जो तो लाभ पहुंचा ही नहीं रहा, जैसे एक तो की पेस्ट होता है, इसकी कैटेगरीज होती है, उनके आगे चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले इतना ध्यान रखो कि दूसरी प्रोसेस में कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और इकोनॉमिक इंपैक्ट, मतलब आर्थिक स्तर पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, उस पर आर्थिक स्तर पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसका अपन मूल्यांकन करेंगे। इसके बाद में स्टेज थर्ड में अपने को पता चल गया कि कितना नुकसान पहुंच रहा है, विभिन्न तरीकों से अपन क्या करेंगे, विभिन्न तरीकों से मैनेजमेंट करेंगे और लेवल ऑफ रिस्क देखकर, मतलब क्षति का स्तर देखकर। इसके बाद में स्टेज 4 में क्या करते हैं, इनके जो निष्कर्ष होते हैं, जो संभावना होती है, जो पेस्ट होते हैं, इनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। ये 4 स्टेज है पीआरए की। इसके बाद में है, मैंने अभी कहा था ना कि उनके लेवल्स के आधार पर उनको कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो आपने नाम तो पहले ही सुना होगा, जो आईपीएम की सब्जेक्ट पढ़ी, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, जीईपी होता है, एक होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ईटीएल होता है, इसके अलावा इंजुरी लेवल होता है, और एक होता है डैमेज बाउंडिंग। इसमें इनके आधार पर कैटेगरीज में बांटते हैं, जैसे की पेस्ट हो गया, इसके बाद में मेजर पेस्ट हो गया, माइनर पेस्ट हो गया। जहां पर जीईपी क्या हो, अधिक हो ईआईएल से, तो उसको क्या कहते हैं, की पेस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। और जहां पर जीईपी क्या हो, छोटा हो ईआईएल से, वहां पर माइनर पेस्ट में रखा जाता है। ऐसे कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये अपना था पेस्ट रिस्क एनालिसिस, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं साथियों आगे के क्वेश्चंस की ओर। व्हाट इज प्लांट डिजीज डायग्नोसिस, मतलब प्लांट डिजीज डायग्नोसिस क्या है, राइट अबाउट डिटेल इन प्लांट डिजीज डायग्नोसिस टेक्निक्स, मतलब एक पादप रोग को पहचानने की तकनीकों के बारे में अपने को बताना है। प्लांट डिजीज डायग्नोसिस तो क्या है और इसकी जो टेक्निक्स हैं वो क्या होती है, इसके बारे में अपने को डिटेल से देखना है। देखो पहले अपन देखेंगे कि डिजीज डायग्नोसिस क्या होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि डिजीज डायग्नोसिस क्या होता है। डिजीज डायग्नोसिस का सीधा सा मतलब होता है कि एक डिजीज के बारे में, रोग के बारे में पहचान करना।
क्या होता है? रोग के बारे में पहचान करना। देखो साथियों, डिजीज डायग्नोसिस क्या होता है? डिजीज डायग्नोसिस का मतलब रोग की पहचान करना कि इस खेत में, इस फील्ड में रोग अवेलेबल है या नहीं है। इसकी पहचान कैसे करते हैं? पादप रोग निदान। पादप क्षेत्र या खेत में रोग की पहचान करने का क्या है? सबसे आसान तरीका है। इसके द्वारा अपन पता लगा लेते हैं कि इस खेत में रोग अवेलेबल है कि नहीं है। देखो साथियों, पौधों पर रोग के लक्षणों का अवलोकन कर, रोग के लक्षणों का अवलोकन करते हैं और रोगग्रस्त ऊतकों या रोगग्रस्त भागों पर उपचार करना क्या कहलाता है? पादप रोग निदान। मतलब पहले क्या करते हैं? उनके लक्षणों के आधार पर डिजीज को पहचानते हैं, इसके बाद में उनका क्या करते हैं? निदान करते हैं। तो इसकी पादप रोग निदान की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है? टेक्निक्स को अपन पहले देखते हैं। सबसे पहले देखो, कृषि फसलों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों व कृषि से खतरा रहता है। ये फसलों फल सब्जियों व गुणवत्ता को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनके लिए अपन क्या करते हैं? जो मतलब पहले ही इनको पहचान करके इस फसल में ये डिजीज है, ये इंसेक्ट है, ये हानि पहुंचा रहे हैं, तो इनको क्या कर लेते हैं? अपन पहचान लेते हैं। ये आप रीडिंग मार लेना जो पीडीएफ आपको मिले उसमें, वरना क्लास लेंथी हो जाएगी। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स है। कि टेक्निक्स है, पहली है आनुवांशिक फसलों की पहचान करने के लिए निदान किट निम्नलिखित है। सबसे पहला किट कौन सा है? डीएनए बेस्ड डायग्नोस्टिक किट। कौन सा है? डीएनए बेस्ड डायग्नोस्टिक किट। देखो, ये जंतुओं में पूरक होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? होमोलोगस कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलोगस कहते हैं। और इसमें कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पीसीआर का। किसका उपयोग किया जाता है? पीसीआर का उपयोग किया जाता है। देखो, कई पीसीआर आधारित विधियों में सफलतापूर्वक पौधों में रोगजनक का पता लगा लिया जाता है, अनुकूलित किया गया है। मतलब साथियों सीधा सा बता दूं, डीएनए बेस्ड ये डायग्नोसिस मेथड है, जिसमें डीएनए के द्वारा जो पीसीआर मेथड होता है, इसके द्वारा अपन पौधों में क्या करते हैं? पौधों में जो रोग होता है उसका क्या करते हैं? पता लगाते हैं। इसके बाद में देखो, रियल टाइम पीसीआर वर्तमान में अवेलेबल सबसे तेजी से प्रजाति विशिष्ट तकनीकों में से एक है। मतलब पीसीआर के द्वारा रोगों की पहचान करना बेस्ट मेथड है। और इसके अलावा देखो, जिसमें एक साथ रोगजनक का पता लगाने के लिए डीएनए जो सारणी होती है इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। यह एक ही समय में कवकनाशी प्रतिरोध का क्या करता है? पता लगा सकता है। जैसे इसके द्वारा कौन कौन से पॉसिबल हुए हैं? केले में सिगाटोका रोग, इसके अलावा आलू में फाइटोपतेरा, कपास में फ्यूजेरियम का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक का यूज किया गया है? पीसीआर का, जो कि कौन सी है? डीएनए बेस्ड। इसके बाद में है दूसरी है दोस्तों, प्रोटीन बेस्ड डायग्नोस्टिक किट। यह विशिष्ट प्रपोषी प्रोटीन की क्षमता के कारण उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। मतलब एंटीबॉडी के द्वारा अपन क्या करते हैं? प्रोटीन बेस्ड डायग्नोस्टिक किट के द्वारा अपन क्या करते हैं? किसी भी रोग का क्या करते हैं? पता लगाते हैं। देखो साथियों, सबसे पहली किट है इनमें एलाइजा किट। कौन सी है? एलाइजा किट। और सबसे आसान कौन सी है? एलाइजा किट। एलाइजा किट का यूज करना आसान होता है। वह परीक्षण में कुछ मिनट ही लगते हैं। कुछ मिनट में ही अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें रोग है या नहीं है। और जो एलाइजा किट है बाजार में आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। जैसे कंद वाली फसलों में चुकंदर है, इसके अलावा केला है, सेब है, इनमें रोग का पता लगाने के लिए कौन सी किट का यूज किया जाता है? एलाइजा किट का। पहली कौन सी थी? डीएनए बेस्ड। दूसरी थी प्रोटीन बेस्ड, जिसमें एलाइजा किट अपन ने देख ली। इसके बाद में एलाइजा की जो प्रथम किट है, प्रथम किट किसके द्वारा की गई, तैयार की गई थी? इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च जो सेंटर है लीमा पेरू में, इसके द्वारा एलाइजा किट बनाई गई थी।
तो इसको बाकी डिटेल को आप देख लेना। और इसके बाद में देखते हैं कि जो टर्म्स थी अपनी, कौन सी टर्म्स थी। सबसे पहली थी एंटीजन, बाहरी पदार्थों। एंटीजन को अपन ने देख लिया था, एंटीजन क्या है, बाहरी पदार्थों जो एंटीबॉडी के उत्पादन को उत्तेजित करता है, जिसमें जीवाणु, प्रोटीन और विषाणु क्या है, सम्मिलित है। एंटीबॉडी रोगजनक हमले के दबाव में प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा जो प्रोटीन होती है, जिसको क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। इसके बाद में है जो एलाइजा किट है, इसको ऐसा डिजाइन किया गया है जो कि एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों की उपस्थिति को पता लगा सकती है। इसके बाद में है साथियों, ये दोबारा से इनके नाम दिए गए हैं जो डायग्नोस्टिक जो टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा अपन रोगों का पता लगाते हैं। कौन कौन सी है, एलाइजा है, डायरेक्ट टिश्यू ब्लॉटिंग है, डीएनए आरएनए प्रोब्स है, इसके अलावा पीसीआर है। इनके द्वारा क्या कर सकते हैं, अपन पता लगा सकते हैं। ये रीडिंग लगा लेना। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे है साथियों क्लासिफिकेशन ऑफ फंजीसाइड बेसिस ऑफ जनरल यूज। ये अपना हो चुका है, पहले ही अपन ने कर लिया। ये क्वेश्चन अपना हो चुका है, मैंने बताया था सीड वाला, सोइल वाला, फ्रूट वाला और इराडिकेशन, ये कंप्लीट क्वेश्चन पहले ही मैं करवा चुका हूं। इसके बाद में है आईडीएम फॉर चिकपी। आईडीएम फॉर चिकपी मतलब इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट फॉर चिकपी। मैंने कहा था सबसे पहले डिजीज लिखना, पैथोजन लिखना और इसके बाद में इनके जो आईडीएम की जो प्रक्रियाएं हैं वो तो सेम रहेगी और जो मैं दूर से पीडीएफ डालूंगा वहां पर अवेलेबल हो जाएगी कंप्लीट। अब इसके बाद में देखो साथियों, आईडीएम फॉर कॉटन दे रखा है जो कि पहले आ भी चुका है, पहले मैंने बता भी दिया है इसमें पहले वाले पेपर में। इसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट मैंने पहले ही बता दिया, शुरू में आया था ये क्वेश्चन। अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन, इसके अलावा इराडिकेशन और फील्ड सैनिटेशन, प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें आ जाएगी। रेसिस्टेंट वेराइटी, केमोथेरेपी, ये सारा अपना कंप्लीट होता है साथियों। जो अपने पेपर नंबर कौन सा, 3 पेपर अपन ने सोल्व कर लिए, कंप्लीट अपन ने देख लिया, तीनों पेपर्स का सॉल्यूशन देख लिया। साथियों मैं बता देता हूँ, पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ऐप की लिंक पर जाइए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए। कोई भी आपको इश्यू आता है 8690596638, इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिए जो भी आपको प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा दूसरे नंबर है 9672634845। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनका सॉल्यूशन आप करवा सकते हो। ऐप को डाउनलोड कर लेना। इसके साथ ही बता देता हूं साथियों, जो सेकेंड ईयर के क्लासेस हैं उनकी भी क्लासेस आ रही है, पेपर सॉल्यूशन की लगातार क्लासें आ रही है। एग्जाम के एक दिन पहले टोटल पेपर सॉल्यूशन की मैराथन क्लास आती है, उनको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना। और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके जैसे मैथ वगैरह सब्जेक्ट है, कंप्लीट अपना कोर्स ऐप पर अवेलेबल है, तो उनको एक बार जरूर गाइड कीजिए। और साथियों अपना आज का जो टॉपिक था, आज की जो सब्जेक्ट थी, इसकी कंप्लीट जो सिलेबस है, ऐसे मान लो कि 60 से 70% सिलेबस अपना कंप्लीट हो गया इसमें। और इसके अलावा जो पीडीएफ वगैरह आपको मिल ही जाएगी। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है ताकि सभी को पेपर सॉल्यूशन मिल पाए। और साथियों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।